सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में कुछ स्पेशल क्लास है और ये स्पेशल क्लास मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए है। इसलिए अभी तक जो वीडियो मेरा आता था सब उसमें मेनली जीएस के रिगार्डिंग आता था, लेकिन नहीं, आज का ये लेक्चर जो है स्पेशली जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल बीपीएससी में है, जो 67 दे रहे हो या 68 दे रहे हो या 69 दे रहे हो, या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम जहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर पूछता है उस एग्ज़ाम में, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इतना इम्पोर्टेंट कि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, इतना आसान ज्योग्राफी हो सकता है क्या बीपीएससी में ज्योग्राफी इतना आसान है। हाँ, तो मैं अभी आने वाले 1 से लेकर 1.5 घंटे में आपका ज्योग्राफी जो है ना बहुत ही आसान करने जा रहा हूँ। सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस 1 से 1.5 घंटे में आपका लगभग में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी जो है, जो बीपीएससी में जो सिलेबस है, उसको हम कंप्लीट कर देंगे विथ मॉडल आंसर। वो भी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल जो पूछने वाला है बीपीएससी, उसी को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन जो डिस्कस में करने जा रहा हूँ, ये आज से 4 दिन पहले मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का टेस्ट लिया था, फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट टेस्ट लिया था। हमारे यहाँ प्रोग्राम कैसे चलता है कि जो डेली बेसिस पे जो है मैं टॉपिक देता हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में, फिर उस टॉपिक का मैं खुद का अपना पीडीएफ नोट शेयर करता हूँ, फिर दोपहर 2-3 बजे तक मैं उस टॉपिक का 2 क्वेश्चन देता हूँ, और फिर शाम में 10 बजे तक उस टॉपिक दोनों आंसर को लिख के ग्रुप में सबमिट करना होता है। फिर मैं उसका वीडियो के थ्रू कॉपी, जो भी कॉपी आती है मैं चेक करता हूँ, फिर उसके बाद उसका मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाता है। तब जो है ना, ऐसे अगर पूरा एक टॉपिक कोई कवर होकर तब एक कोई टेस्ट होता है। तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है लगभग 7 से 8 दिन चला था। जब ये ख़त्म हुआ तब मैं एक उसका फिजिकल ज्योग्राफी फुल टेस्ट लिया था। और अभी जो है इंडियन ज्योग्राफी भी लगभग ख़त्म हो गया है, उसका टेस्ट होगा कल 23 अक्टूबर को, और फिर उसके बाद बिहार का ज्योग्राफी शुरू होगा। तो ऐसे करके मॉड्यूल वाइज जो है मेरा टारगेट पहले ये है कि ज्योग्राफी में जो है सबसे पहले, क्योंकि हमको 6 क्वेश्चन लिखना होता है, तो पार्ट फर्स्ट में अगर देखिएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी है, और उधर फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें थॉट है। फिर सेकंड पेपर में जो है तो उसमें इंडियन ज्योग्राफी है मेनली, और आपका बिहार का ज्योग्राफी है। तो मेरा टारगेट पहले ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी से हमको मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लिख ही देना यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। तो 3 क्वेश्चन अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी लिख देंगे और 2 क्वेश्चन हमको बिहार के ज्योग्राफी से लिखना ही लिखना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन जो है ना 50-50 मार्क्स के पूछ रहा है, और 1 क्वेश्चन हम इंडियन ज्योग्राफी पे लिखेंगे। अगर इतना ये हुआ सबसे मिनिमम एफर्ट, अगर आप ज्योग्राफी में सबसे ये मिनिमम एफर्ट देंगे तो फिर भी आप 6 क्वेश्चन करके जाएंगे। लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि नहीं, हमको मिनिमम नहीं, थोड़ा सा और कुछ करके जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन की कमी ना हो और मैं एक और ऑप्शन लेके जाऊँ, ताकि मैं चीज़ें ईज़िली हैंडल कर पाऊँ। फिर सुन लीजिए कि जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बिहार बीपीएससी में, जो ज्योग्राफी कंप्लीट सिलेबस है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट सेक्शन जिसमें है, और सेकंड सेक्शन है, पेपर सेकंड बोल सकते हैं इसको। फर्स्ट में देखिए मेनली आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर आपका इसमें थॉट है, फिर इसके बाद आपका इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ह्यूमन पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ये सब है इसमें। सेकेंड में आपका इंडियन ज्योग्राफी है, और आपका पूरे बिहार का ज्योग्राफी है। तो फिर मैं बोलता हूँ आपको लिखना टोटल तो 6 क्वेश्चन ही है ना। टोटल लिखना कितना, 6 क्वेश्चन है। अगर 6 क्वेश्चन लिखना, अगर आप प्रीवियस पेपर देखिएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी से में आप 3 क्वेश्चन इजीली हैंडल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर बिहार से 2 क्वेश्चन लिखना है अपने को, और इंडियन इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ 3 इधर हो गया, 3 6 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इतना पहले हम लोग करें, तो मेरा जो टेस्ट का जो शेड्यूल है, जो डिज़ाइन सेंटर का प्रोग्राम है, उसमें मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले फिजिकल ज्योग्राफी कराया हूँ मैं, फिर इंडिया की ज्योग्राफी कराया हूँ, और फिर बिहार का ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है अभी। तो ये पहले 3 करने के बाद ये होगा कि नहीं, 6 क्वेश्चन हम मिनिमम कंडीशन में लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट जो है ना, थॉट को करके जाए, क्योंकि अगर थॉट बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें लगभग 5-6 पॉइंट पढ़ना है, 5-6 टॉपिक पढ़ना है। 5-6 पॉइंट टॉपिक पढ़ के जो है ना, यहाँ आप इजीली 50 नंबर के 1 क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ क्या देखिए, ऑलरेडी मैं 3 क्वेश्चन यहाँ तैयार कर लिया फिजिकल ज्योग्राफी में, 3 इधर हो गया था। अब 1 क्वेश्चन यहाँ भी किया थॉट में, तो 7 क्वेश्चन
तैयार कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स्ट्रा अगर जहाँ मेरे पास टाइम बचेगा तो इसमें हम लोग जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या पॉलिटिकल ज्योग्राफी है या ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके कुछ कुछ पार्ट कर लेंगे जो जहाँ से नंबर ज़्यादा उठेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम ना कॉम्बिनेशन करके हम टेस्ट शेड्यूल लॉन्च किए हैं और इसमें डेली ऑफरेटिंग प्रोग्राम होता है जो सबसे बेनिफिट होता है। मैं 2 टॉपिक दे देता हूँ, मैं अपना खुद का नोट्स PDF हैंड ऑफ दे देता हूँ और उसमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और इस तरह से अगर इस तरह से अगर पढ़ाई की जाएगा साइंटिफिक तरीके से ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आराम से 180 प्लस नंबर लाया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी कम टाइम में। कई लोगों को लगता है कि ज्योग्राफी कैसे होगा, नहीं, ज्योग्राफी में अगर थोड़ा बहुत आप PT के लेवल पर ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं और थोड़ा बहुत अगर आप साइंस बैकग्राउंड पे हैं, अगर यहाँ समझने का आप में थोड़ा अगर अपने क्षमता है, तो आराम से ना ज्योग्राफी से बड़े ऑप्शनल को भी इजीली वे में आप कर सकते हैं। हाँ, बाकी देखिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट चीज़ें हैं, अगर पहली बार आप पढ़ रहे तो दिक्कत होगा। कई लोग हमको कॉल आता है फिर समझ में नहीं आता। हाँ, हो सकता है आपको समझ में ना हो, क्योंकि कुछ जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में खासकर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आएगा आपको फिजिकल ज्योग्राफी में, क्योंकि वहाँ जो कुछ जो कॉन्सेप्ट फिजिकल है तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, या नहीं तो 1-2 अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक ना। तो बाकी मेरा जो शेड्यूल चल रहा है उसमें आपको किसी बुक्स को मैं पढ़ने नहीं बोलता, हाँ फिर भी मैं बोलता हूँ कि आपके पास सविंदर सिंह की बुक होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे डायग्राम दिए गए हैं। नहीं तो बाकी तो मेरा जो नोट्स दिया रहता है वही सफिशिएंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, मतलब कंप्लीट। अभी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये पहला बुकलेट मेरा है, फिजिकल ज्योग्राफी का ये मेरा पहला बुकलेट है। इसके बाद एक बुकलेट आएगा इंडियन ज्योग्राफी का, एक बुकलेट आएगा बिहार के ज्योग्राफी का, और एक बुकलेट आएगा थॉट का। 4 बुकलेट मैं दूंगा, इसी 4 बुकलेट को पढ़ना है और यहीं से आपका 7 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। लिखना तो आपको 6 ही वैसे आता तो 12 क्वेश्चन है, 12 हमको 6 अटैम्प्ट करना है, लेकिन मैं 7 क्वेश्चन आपको दूंगा, इसी में से आपका 6 क्वेश्चन कन्फर्म आना है, नहीं आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम की कमी है थोड़ा सा। हाँ, और जिनको भी जुड़ना है मान लेते हैं स्टेज सीरीज से या मार्केट प्रोग्राम से, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, उनको बता दिएगा आगे प्रोसेस क्या है। और सबसे बेस्ट तरीका है ये साइंस ज्योग्राफी को तैयार करने का। तो चलिए आइए, तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन था मेरा कि अपर्दन चक्र की संकल्पना के संबंध में डेविस एवं पैंक के विचारों की तुलना एवं उनका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Compare and critically examine the views of the Davis and Pank regarding the concept of erosion cycle। अब यहाँ क्वेश्चन का देखिए, अगर ये 150 मार्क्स का मैं दिया था, कहते हैं 50 नंबर का दिया था, देखिए यहाँ कहते हैं पहले तो अपर्दन चक्र की संकल्पना के संबंध में। सबसे पहले हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपर्दन चक्र क्या होता है भूमिका में दिखाना पड़ेगा। फिर हमको भूमिका में यही दिखाना पड़ेगा कि डेविस और पैंक महोदय ने अपर्दन चक्र के बारे में क्या कहा है, तो उनका दोनों का लिख देंगे सिद्धांत। तब उनके विचारों में हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, क्या समानता के पक्ष थे, क्या असमानता के पक्ष थे, और तब जाके उनके दोनों का जो है ना थोड़ा बहुत हम 3-4 लाइन में आलोचना करके अंतिम में निष्कर्ष निकाल के आंसर को लिखेंगे। तो आइए जो पहला ही हम आंसर देखते हैं, बारी बार जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें सब मिला के मैं दिया था 8 क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि 6 क्वेश्चन लिखना होता था, फुल टेस्ट था ये। तो ऐसे जो पहला, अब देखिए मेरा जो ये जो है, जिसे कि आप लोग देखे होंगे कि जिससे मैं GS में जो मेरा आता है क्लास, सेम टू समझिए ज्योग्राफी ऑप्शनल कोई लेवल पर भी जो है आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा और टू द पॉइंट मिलेगा, ना ही एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं मिलेगा। और हमारे नोट्स का सबसे बड़ा खासियत है कि एक भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं लिखता ही नहीं हूँ। मेरा मानना है कि मेंस में वही लिखो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्स्ट्रा अगर लफाजी कीजिएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन में पढ़ के सुना दिया हूँ। अब देखिए इसमें क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहला बात कि भूमिका में क्या लिखेंगे कि भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हेटन की एक चक्रीय अवधारणा कहती है कि ना तो आदि का कोई लक्षण है, ना तो अंत का कोई भविष्य, मतलब ना ही कोई प्रारंभ है ना ही कोई अंत है, के आधार पर अपर्दन चक्र को परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात पृथ्वी पर कार्यरत अंतर्जात बल से स्थल रूपों का विकास होता है, वहीं बहिर्जात बल इसे समतल करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्दन चक्र। एक ऐसा भूमिका जो है ना 50 नंबर के प्रश्नों में आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए एक और भी, जो कि मेरा हमेशा मानना रहता है कि आप जब तैयारी करें, जब अर्थमेटिक प्रोग्राम करें, क्यों नहीं 2-3 इंट्रोडक्शन अपने फिर लिख के रख लें, ताकि एग्जाम में अगर कोई माइंड में क्लिक करता आप उसको लिखने के लायक रहिए। तो दूसरा लिखा हूँ, पृथ्वी पर कार्यरत अंतर्जात बल। आपको पता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो अंदर से जो बल लगता है, जिसमें भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है और जो पटल विरूपण आदि से
स्थलाकृति कई लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, वहीं जो बाहर का जो बल है, अपर्दन है या अपक्षय है, परिवहन है, से उस स्थलाकृति को समतल को, मतलब मान लेते कि यहाँ पे ऐसे कोई ज्वालामुखी हुआ, ऐसे कोई पर्वत बना, ठीक है, ऐसे बन गया पर्वत अंतर्जात बल से। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सन की जब लाइट आएगी, तो सन की लाइट जब पड़ेगी तो ये पर्वत क्या होगा, पहले दिन में गर्म होगा, फिर रात में ठंडा होगा। तो कोई भी चीज़ अगर लगातार ठंडा अगर गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा फूटेगा, और टूट फूट के फिर नीचे अपर्दन। अब यहाँ कोई बारिश पड़ेगा, कभी बाढ़ आएगा, तो ये छोटे छोटे जो रॉक है कहाँ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। तो ये पूरा जो ऊंचा उठा होता, ये समय के साथ जो है ना आपका समतल में बदल जाएगा। वही यहाँ लिखा हूँ कि हो जाता है। निर्माण व नष्ट की यह प्रक्रिया अपर्दन चक्र कहलाती है। सर्वप्रथम जेम्स हटन ने 1885 में चक्रीय अवधारणा को दिया था। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चक्रीय अवधारणा क्या होती है, व्हाट इज अपर्दन चक्र, ठीक ना। तो आप ऐसे करके जो अगर भूमिका लिखेंगे तो बेहतर होगा। अब इसके बाद देखिए मैं क्या लिखा हूँ, इसके बाद दो प्रमुख मॉडल डेविस और पेंक महोदय का आया, जिन्होंने अपर्दन चक्र को बारीकी और वैज्ञानिक आधार पर क्या किया, समझाया। और इसे ध्यान रखिए ये क्लास उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लिए हैं, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल को अच्छे से कवर करने में लगभग 5 महीने लग जाता है। हाँ, लेकिन मेरा फिर भी कोशिश है कि 1 से 1.5 घंटे में आपका फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से बता दिया जाए, मेरा कोशिश यही रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे चूँकि उनका तुलनात्मक पूछा था, हम यहाँ क्या लिखे हैं, इन दोनों के मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन कई आधार पर हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले ही आधार लिख, ये जो क्वेश्चन है ना सबसे बेस्ट आंसर लिखा हुआ है, और आप चाहे किसी के क्लास नोट्स पढ़िए या कहीं आप क्लास लीजिए, आप कोई मतलब कि बुक्स खरीदिए, इस तरह से डेविस और पेंक महोदय का तुलनात्मक अध्ययन नहीं मिलेगा। ये मतलब समझिए एक तरह से पहली बार ही यूट्यूब पे आ रहा होगा कि इस तरह का कोई जो है ना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए आधार किस आधार पर हम उसको अलग अलग करेंगे, जिनका ज्योग्राफी ऑप्शन होगा इस फ्लो चार्ट को देखते ही समझ गए अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या। तो यहाँ देखिए पहली बात मान्यता के आधार पे, ठीक ना, फिर हम करेंगे सिद्धांत के आधार पर उनका तुलना, फिर रेखाचित्र डायग्राम बनाएंगे, फिर संप्रदाय मैदान के संबंध में करेंगे, फिर उत्थान प्रदान के चक्र में करेंगे, फिर हम स्थलाकृति के विकास के क्रम में करेंगे, फिर ढाल के संबंध में उनका हम तुलना करेंगे। आइए हम देखते हैं बारी बारी सब चीज़ को। अब देखिए पहला मान्यता दोनों का, तो मान्यता क्या है कि कोई भी जब सिद्धांत दिया जाता है उसमें कुछ हम एजम्पशन करते हैं, हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, डेविस ने मान लिया था, डेविस महोदय मान लिए थे कि उत्थान के बाद ही अपर्दन होगा, मतलब कि जैसे पहले भूमि ऊपर होगी, उठेगी, उठने के बाद तब यहाँ अपर्दन जो है यहाँ पे होगा, ये इनका डेविस महोदय का मानना था। फिर इन्होंने माना था कि स्थल रूपों के विकास में समय की भूमिका होती, समय आगे बढ़ेगा तभी स्थल डेवलपमेंट, इनका 2 मान्यता था, और भी था लेकिन मेनली 2 था। पेंक महोदय ने क्या माना था कि उत्थान अपर्दन साथ साथ होता, उन्होंने कहा जैसे कि मान लो कोई भूमि ऊपर उठी और इसी जगह तुरंत अपर्दन के नदी जो परिक्रम है वो यहाँ एक्टिव हो जाती है, तो उनका मानना था कि अपर्दन और उत्थान साथ साथ, और कहा कि नहीं समय की कोई भूमिका नहीं होती, समय तो उल्टा होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इनका ये था। बाकी आप देखिए सिद्धांत अगर इनका दोनों को देखिएगा तो सिद्धांत में देखिए पहला यही है कि आपका डेविस और पेंक, तो डेविस महोदय का सिद्धांत सिंपल कहना था कि स्थल खंड का जो विकास होता है, जो लैंडफॉर्म विकास होता है, वो उसकी संरचना, उसके प्रोसेस प्रक्रम तथा समय का ही प्रतिफल है, रिजल्ट है, इससे ही इसको त्रिकुट कहा गया। तो इसमें इन्होंने क्या लिया, बोला कि देखिए संरचना मतलब क्या, चट्टाना या रॉक की क्या नेचर है, उसका क्या वहाँ का पोजीशन है, क्या लोकेशन है। अगर बहुत हार्ड है तो थोड़ा समय लगेगा, अगर सॉफ्ट है तो समय नहीं लगेगा। परिक्रम मतलब प्रोसेस से है, उनका कहना था, मतलब कि जिसमें प्रोसेस मतलब अंतर्जात और बहिर्जात बल से है। और अवस्था मतलब क्या है उनका, कि समय की अवस्था से उन्होंने युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था उन्होंने लिया था। आगे देखिए यहाँ जो पेंक महोदय ने क्या सिद्धांत दिया कि किसी विशेष क्षेत्र में जो लैंडफॉर्म या जो स्थल रूप जो विकास होगा वो अंतर्जात बल की तीव्रता और बहिर्जात बलों के विस्थापन के अनुपात का ही प्रतिफल, मतलब कितना अंदर से बल लग रहा है, कितना बाहर से बल लग रहा है, दोनों का जो रेशियो होगा वही जो है ना आपका अपर्दन चक्र का कहलाएगा। अर्थात उत्थान की दर और अपर्दन की दर भी स्थल रूपों के विकास पर निर्भर करता है, इन्होंने पेंक महोदय ने बोला। और इससे देखिए डायग्राम ऐसा बना सकते हैं कुछ, अगर देखिए पहले अंदर का फोर्स लगा और फिर ये बाहर होकर समतल ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सिद्धांत इन दोनों का। अब आइए रेखा चित्र बना देते हैं। देखिए इनका रेखा चित्र अगर जब आप डेविस महोदय का देखिएगा, देखिए इनका जो है ना कुछ ऐसा है कि आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है, फिर ये लाइन ड्रॉ करना है।
अब देखिए सबसे पहले यहाँ उत्थान हो रहा है, देखिए यहाँ उत्थान हो रहा है, यहाँ पे उत्थान हो रहा है, ठीक ना, ये भी उत्थान चल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए उत्थान क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे अपर्दन चक्र का प्रोसेस शुरू होगा। तो सबसे पहले जो है ना, जो नदी जो है ना, यहाँ जो है इस तरह से ऊपरी भाग को काटेगा तो ये घाटी, फिर गर्तन बनाएगा, घाटी बनाएगा, फिर जो है ना और काटेगा और ऐसे बड़ा बनाएगा। ऐसे करके अलग अलग स्टेज में देखिएगा पूरा पूरा ये जो है ये प्लेन या संप्रदाय मैदान बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आप देख सकते हैं कि कई युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखना पड़ेगा उत्थान समाप्त हो गया। अब देखिए ये पहाड़ का ऊपरी शिखर है और ये सबसे इसका बॉटम है, ठीक ना। ये देखिए किस तरह से जो आपका ये ऐसे चक्कर के जो है ये घाटी गर्तन होता है और अंतिम में क्या बनता है, यहाँ मोनाड डॉक की स्थिति होती है और ये सागर तल से ऊंचाई, मतलब कि जब भी हम अपर्दन चक्र को देखा तो बेस क्या मानते हैं, सागर तल की ऊंचाई से हम इसको दिखाने का कोशिश करते हैं। उसे देखिए डेविस पेंक महोदय का कुछ ऐसा फिगर है इस तरह का कि इनका देखिए ये समुद्र तल है इन्होंने, फिर देखिए ये जब उत्थान जब होता है इनको बोलते हैं प्राइमारंभ। यहाँ बोला कि तीव्र उत्थान होता है पहले, फिर समान उत्थान होता है, फिर उत्थान समाप्त केवल इधर अपर्दन होता है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो एक स्टेज, 2 स्टेज, 3, 4 और 5 में बटा हुआ। तो ऐसे करके जो है ना आप देखिए पहले ये उत्थान भी समान उत्थान हो रहा है, फिर देखिए यहाँ उत्थान समाप्त अब अपर्दन हो रहा है। ऐसे करके आप डायग्राम जो है चीज़ों को बना और अंतिम इन्होंने क्या नाम दिया था, इंद्रप, अपने संप्रदाय मैदान का नाम क्या था, इंद्रप। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए पैंक, अब जो मैं ऊपर डायग्राम बनाया उसको देखिए मैं कैसे जो लिखा हूँ आप देख सकते हैं कि डेविस महोदय का मानना है, मतलब उत्थान से क्या इनका दोनों असमानता था कि उत्थान समतल भूमि या भूफन्नति से होता है, इनका मानना था। अपर्दन चक्र का आरंभ जो है ना उत्थान के बाद ही होता है। उत्थान तुरंत गति अथवा अल्पकालिक होता है। उत्थान के दौरान अवरोध नहीं होता, मतलब उन्होंने कहा था कि नहीं पहले लगातार उत्थान ही होगा और अंतर्जात और बहिर्जात बल अलग अलग कार्य करते हैं, डेविस महोदय का मानना था। बट इनका जो मानना है पैंक का कि नहीं, उत्थान जो है ना एक तरंगित भूमि या उत्थान जो है तरंगित भूमि या उसको प्राइमारंभ उन्होंने नाम दिया था पैंक महोदय ने। फिर उन्होंने बोला था अपर्दन चक्र का आरंभ जो है ना उत्थान के साथ ही हो जाता है। उत्थान दर धीमी और दीर्घकालिक होता है। उत्थान के दौरान अवरोध हो सकता है और अंतर्जात और बहिर्जात बल एक ही साथ कार्य करते हैं। ये दोनों में मेनली आपका उत्थान से संबंध असमानता था। आगे अब अपर्दन चक्र की अलग अलग अवस्थाएं देखिए, जो ऊपर डायग्राम बनाया वहाँ से आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। डेविस महोदय ने कहा कि 3 अवस्था होता है। पहले युवावस्था होगा, पहला इसमें पहाड़ के शिखर का अपर्दन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए हुआ ना यहाँ इसका शिखर का नहीं होगा। पहले नदी जो है नीचे करेगा, नीचे घाटी का होगा अपर्दन, मतलब ये अगर पहाड़ ऐसा करके है ये घाटी का अपर्दन होगा, ठीक है, पहले हमने ये बोला था। फिर इसलिए सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों ऊंचाई में वृद्धि होता है। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये ऐसा करके आपका ये पहाड़ है तो ये इसकी घाटी को काटेगा, क्या करेगा, घाटी काटेगा। तो घाटी जब काटेगा तो दोनों ऊंचाई, सापेक्ष ऊंचाई का मतलब यहाँ पे है कि समुद्र के तल से, कहाँ से है, समुद्र के तल से लिया गया है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा बोलने में वो हो गया कि निरपेक्ष का मतलब है कि जब हम समुद्र तल से कंपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए समुद्र का तल है और ये उत्थान हो रहा है, ठीक, उत्थान हुआ, तो अब यहाँ कहता है कि पहली अवस्था जो इन्होंने बोला था युवावस्था, पहाड़ के शिखर का अपर्दन नहीं होता है बल्कि नीचे की घाटी का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। तो होता ये है कि जो निरपेक्ष जो ऊंचाई है उसको हम समुद्र तल से, ये समुद्र तल है और इतना ये हो गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे की घाटी का जब गर्तन या नदी काटेगा तो इसमें और उत्थान भी हो रहा है। ये देखिए सापेक्ष मतलब इतना ऊंचाई हो चुका है, ठीक है ना। अब अभी उत्थान और होगा पर्वत का। तो अब देखिए ये पहले इतना था, इसके कंपेयर में अब इसकी ऊंचाई बढ़ गई, ये हो गया सापेक्षिक। क्या हो गया, सापेक्षिक। और यहाँ देखिए अब जब समुद्र तल से अब इसकी ऊंचाई जब मापिएगा तो इसको बोलेंगे निरपेक्ष, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बोलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो पहली अवस्था में जो होता है कि घाटी का अपर्दन होता है, इसलिए सापेक्षिक और निरपेक्ष दोनों उच्चावच में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब कि आपका जो ओवरऑल जो अगर पर्वत अभी इतना ऊंचा है तो अभी ये बढ़ जाएगा, ये इसका सापेक्ष इतना हो गया। अब बाकी जो जब नीचे घाटी गर्तन होता है
तो बॉटम के कंपेयर में, समुद्र के तल के कंपेयर में जो है ना आपका निरपेक्ष ऊंचाई भी इसकी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये इन्होंने दो मेनली कॉन्सेप्ट दिया था। फिर इन्होंने कहा था कि शुरुआती दौर में युवावस्था में जो होता है ये आपका लंबवत अपर्दन होता है, क्या होता है, और इसी समय आपको जब ऐसे भी आकार की घाटी बनेगी, फिर आपका यहाँ पे इस तरह गॉर्ज बनेगा, कैनियन बनेगा, जलप्रपात बनेगा, ये इनका युवावस्था का अलग अलग घाटी है। ये आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। फिर कहा इन्होंने कहा कि अगला आएगा प्रौढ़ावस्था है। इसने कहा कि अब जो है ना, अब जो ये शिखर था, जो ऐसे पहाड़ का ये शिखर है, अब इसका कटना क्या होगा, शुरू होगा धीरे धीरे, और अब यहाँ जो है ना घाटी गहरी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए पहले अभी तक ऐसे लंबवत अपर्दन होता, अब क्या होगा, थोड़ा सा क्षैतिज अपर्दन होगा। क्या होगा, क्षैतिज अपर्दन होना, हॉरिजॉन्टल अपर्दन शुरू हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, जिससे कि ना सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ऊंचाई में क्या होगा, कमी आएगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो ये दोनों बढ़ रहा था, सापेक्ष बढ़ रहा था और निरपेक्ष भी बढ़ रहा था। अब नहीं, जब ऊपर जब कटेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों घटना क्या हो जाएगा अब यहाँ से। तो इन्होंने ये कहा था। अब इन्होंने कहा था कि नदी में मलबा भरेगा इस जगह, प्राकृतिक तटबंध, गोकुल, झील, मैदान का निर्माण इस समय आपका देखने को मिल सकता है। आगे प्रौढ़ावस्था इन्होंने कहा कि क्षैतिज अपर्दन की गति अत्यधिक, अब जो है ना पूरा हॉरिजॉन्टल कटाई शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, और लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाएगा। अतः सापेक्षिक और जो निरपेक्ष जो उच्चावच है समाप्त, अपर्दन चक्र समाप्ति को हो जाएगा, और यहीं पे पेलीप्लेन का अब निर्माण होगा और डेल्टा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ये डेविस महोदय का इतना कॉन्सेप्ट था। आगे यहाँ देखिए इनका जो है पेंक जी का, इन्होंने कहा कि 5 अवस्था से होकर गुजरेगा। उन्होंने 5 प्रवस्था या फेज नाम दिया था। पहली बात तो ये, प्रथम प्रवस्था का बढ़ती दर से विकास होता है, मतलब उत्थान अपर्दन साथ साथ, उत्थान लेकिन ज़्यादा होता है। अतः सापेक्षिक और निरपेक्ष उच्चावच दोनों बढ़ता है। सापेक्षिक मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि जब हम समुद्र तल से लेंगे ऐसे करके, ये अगर ये इसके कंपेयर में कितना पर्वत ऊंचा, निरपेक्ष हो गया। सापेक्ष मतलब अगर मान लें कि अभी ये पर्वत ऑलरेडी ऊंचा है, अब इतना ऊंचा और हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका सापेक्ष ऊंचाई हो गया। सिंपल ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बोला कि उत्थान अपर्दन साथ साथ, लेकिन और यहाँ पे सापेक्षिक और निरपेक्ष उच्चावच दोनों में क्या होता है, वृद्धि होता है। तृतीय अवस्था में कहा कि समान गति से विकास होगा, और मतलब यहाँ उत्थान अपर्दन एक साथ होता है। तृतीय में कहा कि समान गति से विकास होगा, दोनों बराबर होगा। और चौथा में उन्होंने कहा कि उत्थान अब खत्म हो जाता है और सिर्फ क्षैतिज अपर्दन शुरू होता है। और 5वां अंतिम अवस्था जो आता है तो अब घटती दर से भी विकास होना शुरू होता है, मतलब यहाँ लंबवत की तुलना में क्षैतिज ज़्यादा होगा और एक पेलीप्लेन का निर्माण हो जाएगा। इतना देख, और इसके इन्होंने क्या नाम दिया था, इंड्रम्प्ट नाम दिया था, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने नाम दिया था पेलीप्लेन। तो ये दोनों मेन अंतर है आपका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए इन्होंने आकृति विहीन मैदान के संबंध में इनका दोनों सिद्धांत क्या है कि डेविस मॉडल ने क्या कहा कि अंतिम उत्पाद पेनीप्लेन बनेगा। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, अंतिम उत्पाद इंड्रप्ट बनेगा। पर्वतों के अवशिष्ट रूप को इन्होंने मोनार्नॉक नाम दिया था, और यहाँ नाम था इंसेलबर्ग। इतना ध्यान रखिए, ये आपको दोनों का आपको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, ढाल के संबंध में क्या क्या मतभेद था। अब देखिए डेविस महोदय और पेंक महोदय, इनका कहना था कि ढाल हराफ होता है, स्लोप जो धीरे धीरे घटता है, और इनका ना ढाल डिस्प्लेसमेंट या ढाल प्रतिस्थापन का सिद्धांत था। अभी देखिए क्या होता है, इन्होंने कहा था देखिए पहले इस तरह के ढाल बनेंगे, एकदम ऐसे अति तीव्र बनेंगे, समय के साथ थोड़ा सा और भी गैप बड़ा होगा और गैप बड़ा होगा, ठीक है ना। फिर आगे जाके अंतिम में क्या होगा कि इतना ढाल होगा, थोड़ा और गैप बढ़ जाएगा और गैप बढ़ जाएगा और गैप बनेगा, और अंतिम में ये पेलीप्लेन बन जाएगा। इसको बोलते हैं ढाल मतलब कि ह्रास का सिद्धांत। इनका मानना था नहीं, ढाल का ना प्रतिस्थापन होता है, पहले बनता है उत्तल दर्पण का, फिर बनता है समतल का, तब फिर बनता है अवतल का। इनका ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे उत्थान का भी देखिए, इन्हें क्या माना था पेंक महोदय ने कि उत्थान होगा तब अपर्दन होगा, और इनका माना था पेंक महोदय के नहीं, उत्थान अपर्दन साथ साथ होता है और तब उसके बाद अपर्दन होता है। ये आप डायग्राम जरूर बनाइएगा जब भी इनका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ कुछ देखिए, ये तो हो गया अंतर के बिंदु। अब कुछ समानता के बिंदु देख लीजिए, जैसे कि समानता के अपर्दन चक्र को लेकर समानता है, उत्थान को लेकर समानता है, ढाल को लेकर समानता है, आकृति विहीन मैदान को लेकर समानता है। दोनों ही विद्वानों ने चक्रीय अपर्दन की संकल्पना का समर्थन किया, अर्थात कोई भी उत्थित भाग अपर्दन क्रिया द्वारा समतल बनता है।
अपर्दन चक्र तभी उत्थान होता है, अर्थात उत्थान ही ढाल का प्रदान, मतलब दोनों उत्थान होगा तभी ढाल बनेगा, ठीक ना। नदी ही अपर्दन का दूत है और अंतिम स्थलाकृति संप्रदाय मैदान, ये दोनों बात मानते हैं। ऐसे करके आप जो है ना इनका समानता लिख सकते हैं। अब निष्कर्ष में ये लिखना है कि हाँ, इसके बाद दोनों का गुण और दोष लिखना है, जिनका दोनों का क्या लिखना है, गुण और दोष लिख देना, ठीक ना। आगे निष्कर्ष कहा जा सकता है कि दोनों मॉडल में पर्याप्त असमानताएं हैं, परंतु दोनों विद्वानों के मॉडल में स्थलाकृति के उत्थान और अपर्दन संबंधी तथ्य के बारे में जानकारी देने के लिए उत्तम स्रोत है तथा यह प्लेट व्यतिकरण सिद्धांत से भी प्रमाणिक होता है। ऐसा लिख के आप सोच सकते हैं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, अब ये जो है ना एक मैं बनाया हूँ फ्लो चार्ट है, किसी बुक का है। देखिए अपर्दन चक्र क्या है, उसकी हर अवस्था से क्या संबंध है, इसके बारे में डेविस बैंक का क्या दृष्टिकोण है। अब देखिए इनका शॉर्ट में है, देख सकते हैं। जैसे कि पहला हम लिखेंगे परिभाषा, क्या होता है अपर्दन चक्र, मैं आपको बता दिया हूँ। फिर यहाँ अवस्था दिखाएंगे, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्था, ठीक ना। फिर देखिए युवावस्था में जो होता है मैं आपको बता दिया, भेका घाटी बनता है, गौर्ज बनता है, जल प्रताप बनता है। यहाँ देखिए क्या ये सब बता दिया हूँ, गोखुर झील बनता है, और यहाँ आपका जो है संप्रदाय मैदान बनता है। और प्रत्येक अवस्था के यहाँ पर डायग्राम बना देना है। नेक्स्ट चलते फिर यहाँ पे अब डेविस बैंक में देखिए ही अंतर क्या है वही बता दिया आप। उत्थान से संबंध में था, चक्रीय संबंधी था, ढाल से संबंधित था, संप्रदाय मैदान से संबंधित था। और मैं सब बात आपको बता दिया हूँ कि पहले क्या होता है, उत्थान होता है, क्या होता है, इस सब मैं आपको अभी डिस्कस, आपको फिर देख लीजिए इसमें, इसको वीडियो पॉज करके। अब अगला क्वेश्चन था कि थॉर्नवेट का क्या था। थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण का जो है ना आपको व्याख्या करना था, इनकी कमी और दोष को दिखाना था, ठीक है। अब देखिए थॉर्नवेट महोदय का जब लिखिएगा तो आपको सबसे पहले इसका भूमिका लिखना पड़ेगा। भूमिका आप ऐसा लिख सकते हैं कि इन्होंने 1931 में प्रस्तुत किया था, 1948 में इन्होंने फिर से उसको में संशोधन किया। इन्होंने भी कोपन की तरह जलवायु वर्गीकरण मात्रात्मक और गणितीय सूत्र का प्रयोग किया। वनस्पति को जलवायु का सूचक माना था, मतलब कि जो वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उन्होंने कहा कि यही जलवायु की जो मेनली इंडिकेटर है। और अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। मतलब जलवायु वर्गीकरण मतलब कि पूरे दुनिया की जलवायु कैसी है, कहाँ कैसा है, तापमान क्या है, वर्षा कहाँ, इसको अगर बांटने की प्रक्रिया को हम जलवायु वर्गीकरण कहते हैं। अब 1931 में जो इन्होंने वर्गीकरण दिया था, इनका जो मेन इन्होंने क्या लिया था पहला कि वर्षण प्रभाविता। इन्होंने क्या कहा था कि प्रभावी वर्षा से उन्होंने मतलब बोला था कि संपूर्ण वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास में सहायक होते हैं। इसके लिए उन्होंने इस सूत्र का प्रयोग किया था, वर्षा प्रभाविता सूचकांक, पीई सूची बोला था इसको, ठीक है। अब देखिए समेशन ऑफ आई का वैल्यू 1 से लेकर 12 तक लिया था, और 11.5 अपॉन आर अपॉन टी माइनस 10 और यहाँ पे 10/9 पावर लिया था, ये उनका फार्मूला था। और यहाँ आर उन्होंने क्या बोला था, औसत मासिक वर्षा बोला था इंच में, और टी बोला था उन्होंने औसत मासिक तापमान। आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक ना, क्योंकि इनको बिना याद किए आप जाने नहीं जा सकते हैं। अब उन्होंने एक लिया था अगला तापीय प्रवणता, तापमान की वह मात्रा जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होता है, मतलब कि जो प्लांट में होता है। और इन्होंने इसका देखिए ये लिया था फार्मूला, आपको ये फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए टी का मान क्या था ये। अब ये इन्होंने एक पीई और टीई एक लिस्ट इंडेक्स निकाला, और इस इंडेक्स के आधार पर उन्होंने 5 पूरे पृथ्वी को 5 आर्द्रता मंडल में और 6 तापमान प्रदेशों में क्या किया था, बांटा था। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉक्स बना दिया हूँ। अब देखिए अक्षर A B C D E लिया था, ये अति आर्द्र है, उपाद्र है, अर्धशुष्क और शुष्क है। अब यहाँ पी देखिए 127 ऊपर लिया है, 64 से लेकर 127 के बीच में लिया है, 32 से लेकर 63 के बीच में लिया है, 16 से लेकर 31 के बीच में, और यहाँ 6-16 से कम लिया। फिर अगला है तापीय प्रदेश को देखिए A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश E डैश लिया है। अब यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय है, तापीय, क्षुप, टैगा, टुंड्रा, हिमाचल दिया। और यहाँ देखिए टीई सूची में लिया 127 से ऊपर। ये आपको ये डेटा याद रख लीजिए, यही आपको लिखना ही है और आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर उन्होंने क्या किया था, पुनः मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर जो है ना उन्होंने उपर्युक्त आर्द्रता प्रदेशों में प्रत्येक को फिर 4 भाग में बांटा। आर को बोला, आर क्या कहा, सभी ऋतुओं में वर्षा होती है। एस क्या कहा, सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में न्यून वर्षा होती है। डब्ल्यू वैसे एरिया को कहा जहाँ शीतकाल में न्यून वर्षा होती है। डी कहा सभी ऋतु में न्यून वर्षा, इन्होंने वर्गीकरण किया। इस आधार पर वर्षा प्रभाविता, तापीय प्रभाविता और मौसमी वर्षा के आधार पर उन्होंने मतलब कि समझिए कि 5 × 6 × 4 सब मिला 120 भागों में इसका उपवर्ग बनाया। और कुछ ऐसा देखिए ये A डैश B डैश R, ये सब इन्होंने ना सिंबल क्या यूज किया था। लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ 32 को ना मान्यता प्रदान किया था, 120 होते, लेकिन इन्होंने 32 को इन्होंने मान्यता प्रदान किया था। अब देखिए 1948 का वर्गीकरण,
इस वर्गीकरण में प्रभावी वर्षा तथा प्रभावी तापमान को मुख्य स्थान, लेकिन जलवायु प्रदेशों का सीमा निहन वनस्पति के आधार पर ना होकर वर्षा और संभाव्य बाष्पीकरण के आधार पर किया। इस बार उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बदल दिया, थोड़ा सा इन्होंने वर्षा का कॉन्सेप्ट लिया और जो बाष्पीकरण के आधार पर किया। इसके लिए उन्होंने निम्न सूत्र दिया। संभाव्य बाष्पीकरण इन्होंने पी बताइए, सेंटीमीटर में निकाला। अब ये इसका है फार्मूला 1.6 ब्रैकेट 10T/I/A, जहाँ आई देखिए ये आई का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू ये है और टी का वैल्यू तापमान होता है। इस आधार पर जो है ना थॉर्नबर्ट ने विभिन्न जलवायु की सीमाओं के निर्धारण के लिए 4 सूचकांक बनाया। इन्होंने फिर से इस बार 4 इंडेक्स बनाया और चारों इंडेक्स के फार्मूला दिया हुआ है। आर्द्रता सूचकांक ऐसा कुछ लिया इन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ एस क्या है, ये डी क्या दिया गया है। फिर तापीय दक्षता सूचकांक लिया, इन्होंने ये गणना किया। फिर सूक्ष्मता और आर्द्रता सूचकांक भी निकाला और तापीय दक्षता, इन्होंने 4 सूचकांक निकाला और फाइनली 4 सूचकांक निकालने के बाद जो इन्होंने कुछ इस तरह का लिस्ट दिया था एक अपना, ठीक है। देखिए यहाँ देख लीजिए, आर्द्रता सूचकांक और तापीय सूचकांक के आधार पर फिर 9 भाग में बांटा। ए यहाँ पे B1 से लेकर B4 तक है, फिर C2, C1, D1, इन्हें सब देखिए नाम दिया जाए, ठीक है। फिर सूचकांक में क्या वैल्यू इसको देख लीजिए। फिर इन्होंने देखिए तापीय मंडल क्या किया, A' B1 डैश से लेकर B4 डैश तक है, तापीय मध्य तापीय है, यहाँ का वैल्यू दिया हुआ है। ये आपको याद ही रखना, ये कोई उपाय नहीं, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। इनका थोड़ा ये पूरा थोड़ा जटिल टॉपिक है, लेकिन आपको याद रखेंगे तो चीज़ आराम से लिख पाएंगे, ठीक है। बाकी इस तरह से आप आगे फिर क्या कि इन्होंने फिर थॉर्नबर्ट ने मौसमी आर्द्रता पर्याप्तता के आधार पर फिर से 2 प्रमुख और 10 उप प्रमुख जलवायु में इन्होंने बांटा था। आर्द्र जलवायु A, B, C2, फिर शुष्क को देखिए से बांटा था। फिर यहाँ पे इन्होंने R, S', W', S2, WT, D, S1, W1, S2, W2 ये सब लेके इतना इन्होंने जो है ना क्लासिफिकेशन किया था 10 भाग में, तब जाके इन्होंने जो है ना इस तरह से अपना पूरा दिया था। और आप यहाँ पे थोड़ा सा इनका अगर जहाँ डायग्राम थोड़ा बहुत बताना चाहे कौन सा जगह पर कहाँ कहाँ, तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका इनका वर्गीकरण। अब यहीं पे अब इनका वर्गीकरण क्या खूबियाँ देख लेते हैं। जलवायु का इन्होंने बहुत ही माइक्रो लेवल पर किया है विश्लेषण। पहला बात तो ये हो गया। मात्रात्मक और अनुभविक वर्गीकरण इनका है, ठीक ना। वनस्पति के साथ जलवायु, मृदा में जल की उपलब्धता का गणना कोपेन फिनोसरेस, मतलब इन्होंने मृदा में जल की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा है। वर्षा प्रभाविता आर्द्रता सूचकांक उन्होंने प्रयोग किया, जो कि और में नहीं कोपेन में महोदय में नहीं देखने को मिलता अपने को। आगे इनका कुछ जो कमियां भी है। थॉर्नबर्ट ने बहुत से गणितीय सूत्रों का प्रयोग किया है, जिसको समझना याद रखना खुद मुश्किल है। सबसे अधिक दिक्कत इनके ही आंसर को लिखने में होता है, लेकिन हाँ फिर मैं कोशिश करूँ कि 4 पेज में आपको दिया जाए ताकि आप उसको याद कर पाएँ। उष्णकटिबंधीय इलाके में उपयोगी नहीं है ये, और बाष्पीकरण के आंकड़े आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, ये इनका कुछ कमियां भी दिखा दीजिएगा। और अंतिम यही कि निष्कर्षतः थॉर्नबर्ट महोदय का वर्गीकरण में जटिलता ज़्यादा होने के बावजूद इसमें वैज्ञानिकता के तत्व ज़्यादा हैं, इसलिए आज भी वैश्विक जलवायु वर्गीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब अगला ये हम कोपेन का करते हैं, कोपेन महोदय का। अब क्वेश्चन ये था कि कोपेन द्वारा प्रस्तावित विश्व के जलवायु विभाजन की विवेचना कीजिए, इनका गुण और दोनों लिखना था, ठीक ना। अब देखिए इनका भूमिका यही सिंपल करना है कि जर्मनी के प्रसिद्ध जलवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में विश्व का जलवायु विभाजन किया था। फिर 2 इन्होंने भी किया संशोधन 1936 में, और इनका वर्गीकरण आनुभविक उपागम पर आधारित है, ठीक ना। अब यहाँ पे है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण औसत वार्षिक और मासिक तापमान तथा वृष्टि पर आधारित है। साथ ही वनस्पति को जलवायु का जो है ना सूचक माना है। इन्होंने भी कहा कि नहीं वनस्पति है तभी जलवायु बेहतर है, ठीक ना। कोपेन ने केंडल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडल, जैसे मेगा थर्मल है, जेराफाइट है, मेसोथर्मल है, माइक्रोथर्मल है और हेक्टियोथर्मल का प्रयोग किया। और इन मंडलों के आधार पर विश्व की जलवायु को अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षर में क्या किया, बांटा। पहला ए में इसमें किसको रखा, उष्णकटिबंधीय है, जहाँ पे वर्षा, इन्होंने क्या कहा, अक्षांश कहा था 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेके 22 डिग्री दक्षिण, मतलब इन्होंने कहा अगर ये पूरा पृथ्वी है, अगर आपका पूरा पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 22 नॉर्थ से लेकर 22 साउथ तक अक्षांश तक, यहाँ का वनस्पति नाम क्या दिया, अति तापीय मेगा थर्मल, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक तापमान होता है। फिर ये कहा यहाँ शर्त क्या है कि यहाँ औसत वर्षा तापमान जो है वर्ष भर जो है ना 18 डिग्री सेल्सियस अधिक रहता है। फिर इन्होंने इसमें भी किया उप विभाजन। फिर क्या कहा, एफ किसी और को बोला, एम किसी और को बोला, डब्ल्यू किसी और को बोला और एस किसी और को। देखिए यहाँ पे प्रत्येक महीने में वर्षा इन्होंने बोला था। तो ये सब देख लीजिएगा कि क्या क्यों क्या इन्होंने कहा, क्योंकि याद ही रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने अब इसमें जलवायु प्रदेश में इस प्रकार इन्होंने क्या किया, बनाया, AF बनाया। तो इन्होंने क्या नाम दिया,
विषुवत वर्षा वन, फिर AM बनाया, फिर AS बनाया और फिर ADM, पहले A बांटा फिर उसको फिर 4 भाग में किया, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर अगला इन्होंने दिया था B वर्ग में किसको रखा था, शुष्क को, B में रखा किसको, यहाँ पे कहा कि इसका अक्षांशीय दिशा कुछ फिक्स नहीं है, यहाँ पे जो है बहुत ही मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, सिंपल। और यहाँ शर्त था कि वर्षा की अपेक्षा जो है ना बाष्पीकरण अधिक होता है। इसका भी देखो ऊपर बनाया, S बोला, W बोला, फिर यहाँ H किया और K किया। S था अर्ध शुष्क स्टेपी और W था शुष्क मरुस्थलीय और H यहाँ था तापमान 18 डिग्री से अधिक और K था तापमान 18 डिग्री से कम। इस प्रकार B में इन्होंने 4 बनाया, कितना बनाया 4। और देखिए ना BSH, BSK, तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो है ना अपना सिंबल का यूज़ करके सब बनाया, इसको आप लिख लीजिए। अगला है C नंबर का, इसको कह रहे हैं उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब कि ये ना 22 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक दोनों अक्षांश मध्य क्या वनस्पति मेसोथर्मल है। शर्त क्या है, ग्रीष्मकाल तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा और शीतकाल जो है ना -3 से ऊपर, ये सब उन्होंने कंडीशन लिया था। नेक्स्ट अब इसका जलवायु देखिए क्या इन्होंने CF, CH, CS और CW ऐसा उन्होंने नाम दिया था, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर D में देखिए इसने कहा शीतोष्ण कटिबंधीय, इन्होंने बताया कि 44 से लेकर 66 दोनों अक्षांशों में यहाँ के वनस्पति नाम होगा माइक्रोथर्मल। शर्त क्या था, शीतकालीन तापमान, ऐसे यहाँ लिख दिया। आपको सब याद ही रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। बाकी अगला देखिए इन्होंने ऐसा बनाया था DF, DS, DW। ई था इनका ध्रुवीय, क्या था ये इन्होंने अक्षांश बता दिया था, तापमान देखिए बता दिया था। इसके 2 भाग हैं, टुंड्रा जलवायु और तूफान जलवायु, और अंतिम में हाईलैंड जलवायु प्रदेश है जिसका कि इन्होंने H नाम दिया था। अब इनका देखिए जितना भी बताया आप इसको ऐसे थोड़ा सा अगर मैप में बना देंगे, थोड़ा वो दिखा देंगे कि ये जितना भी ए होगा तो सब तो यहीं पे होगा ना, 22 और 20 के 22 नॉर्थ और 22 साउथ के बीच में, फिर 24 को यहाँ दिखा लीजिए। तो आप थोड़ा सा सिम्बॉल में अगर दिखा देंगे मैप में तो आपके आंसर पर इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। बाकी अब देखिए इनका यहाँ जो है ये देखिए वही कि फिर से शॉर्ट में बता दिया हूँ, इनका बुक का है ये कि जलवायु के वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए। गुण सीमा वही देखो पेन का है। इनका सब लिखे परिचय क्या है, कि किस आधार पर है, कैसे कैसे क्या लिया है, प्रतीक का क्या क्या प्रयोग किया। इस शॉर्ट में आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कितना देख ABCD ऐसा एग्जाम में लिखें तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर देखो वर्गीकरण ABCDE कैसे बता दिया आपको, ठीक। ऐसा अगर आप लिख देंगे ये भी बहुत सुंदर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो यहाँ पे आपको पढ़ना है कास्ट प्रदेश का, किसका पढ़ना है, क्वेश्चन था कि कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृतियों का क्या करना, आपको वर्णन करना। देखिए कास्ट स्थलाकृतियों का वर्णन में सिंपल सा क्या है आपका कि जो है यहाँ पे सिंपल से इसका देना आपको परिचय। सिंपल लिखना है कि ये जो है ना चूना पत्थर पर निर्मित स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। लाइमस्टोन चूने के पत्थर वाली चट्टान के क्षेत्र में जब भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का क्या होता है, घोलन प्रक्रिया होता है। अब यहाँ देखिए कुछ आवश्यक दशा क्या चाहिए, विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन होना चाहिए, ठीक ना। जो चट्टान घुलनशील में जो है ना थोड़े ना संधि मतलब उसमें ज्वाइंट होना चाहिए, अच्छी विकास होना चाहिए, मतलब कि ऐसे करके ये गैप होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक ना, संधि टाइप का। विस्तृत और गहरी घाटी होनी चाहिए और भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त जल की मात्रा होनी चाहिए, तभी ये स्थलाकृति बनेगा, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसको आप यहाँ भौतिक दशा भी बांट सकते हैं, जल बांट सकते हैं, रासायनिक में भी बांट सकते हैं, लेकिन हाँ ये सफिशिएंट है, 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आगे देखिए इसमें कि अब देखिए कौन कौन से स्थलाकृति बनता है। देखिए स्थलाकृति देखिए पहला अपर्दन से क्या क्या बनेगा, लेपिज बनता है, डोलाइन बनता है, कास्ट खिड़की बनता है, युवाला बनता है और पुलजे बनता है। निक्षेप से क्या बनता है, स्टेलेक्टाइल बनता है, स्टेगमाइट बनता है और कंदरा स्तंभ बनता है। अब इसका सबका शॉर्ट में लिख के लेपिज का ऐसा कुछ डायग्राम होता है दिखाना है, डोलाइन का डायग्राम दिखाना है, कास्ट स्थल का डायग्राम बना, इस सब का आपको डायग्राम, इसका डायग्राम, स्टेलेक्टाइल का डायग्राम कुछ ऐसा आपको बनता है, ऐसा लटकती घाटी तक इस तरह बनता है। आपको इस और डायग्राम सारे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और ये 25 नंबर में सफिशिएंट है, ठीक है। इसको आप डायग्राम जो है बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि जो है अब चक्रवात को क्या करना है, परिभाषित करना है और उष्ण कटिबंध चक्रवात की विशेषता बताना है, उनसे प्रभावित क्षेत्र बताना है और संबंध और मौसमी दशाओं का विवेचना करना है। अब देखिए चक्रवात क्या होता है, पवनों का एक ऐसा चक्र है जिसके केंद्र में क्या है, कम वायुदाब है और बाहर की ओर वायुदाब क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसको चक्रवात करते हैं और ये वृत्ताकार होता है। ऐसा तो सिंपल कॉन्सेप्ट है।
इसमें वायु चारों ओर से उच्च वायु दाब से जो है ना केंद्र की ओर से, देखिए चक्रवात में कहते हैं यहाँ सेंटर में लो प्रेशर है और बाहर हाई प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से कहाँ आएगा, लो प्रेशर की ओर आता है, इसमें सिंपल बताया गया। बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो है ना जो लिखा हुआ है कि घूर्णन होता है। हाँ ये ध्यान रखिएगा ना, जो चक्रवात जो है ना कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के जो है विपरीत चलता है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध, ऐसे देखिए ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। और दक्षिणी में जो है ना ये सुई की घड़ी के अनुसार आप ऐसा डायग्राम जरूर बना देंगे। यहाँ देखिए न्यून दाब है अंदर में, यहाँ बाहर में अधिक दाब है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है। आप ऐसा करके दिखा सकते हैं। अगला यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर चक्रवात दो प्रकार, एक उष्णकटिबंधीय होता है और एक शीतोष्ण होता है, ऐसा पढ़े होंगे आप। चूँकि हमको यहाँ उष्ण का चर्चा कर रहे हैं, यहाँ उष्ण का हम लिख दिए कि कहाँ से कहाँ उत्पन्न होता है। यहाँ लिख दिया है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। इसके लिए 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अब देखिए इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषता को देखिए, कैसे आप शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं 4 पेज में। देखिए आकार क्या होता है दिखा दिया हूँ, आकार देखिए कितना में व्यास इतना दिखा दिया हूँ, पवनों की गति क्या होती है, दिशा क्या होती है, और यहाँ बगल में देखिए मैं इसका डायग्राम भी इस तरह से बना दिया। आप ऐसा करके इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकी दिशा बता सकते हैं। इसकी विशेषता हो गया। अब इसका प्रभाव क्षेत्र देखिए कहाँ का होता है, आप दिखा दीजिए कैरेबियन सागर में होता है, चीन के सागर में होता है और हिंद महासागर होता है, ऐसा दिखा लेंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। और अंतिम में आपको क्या करना है, एक जो है ना इसका मैप बना दीजिए कहाँ कहाँ प्रभाव है, तो आपका चीज़ें हो जाएगा। ये देखिए मैप बना दिया ये, ठीक ना। तो ये एक एग्जैक्ट तरीका है आपके आंसर को ज्योग्राफी में अच्छे नंबर लाने का। यहाँ देखिए मौसमी दशाएँ, अब यहाँ क्या क्या होता है, उष्ण चक्रवात आने पर वायु शांत हो जाती है, आकाश में पच्छाप अस्थिर छा जाते हैं, सूर्य चंद्रमा के प्रमंडल दिखाई पड़ लगता है, चक्रवात के आगे के भाग पहुँचते हैं, तट पर वायुदाब कम हो जाता है, आकाश में कपासी छा जाते हैं और वर्षा होने लगती है, चक्रवात की आंख पहुँचते हैं, वायु शांत हो जाता है। मतलब ये क्या है, मौसमी दशाएँ को मैं देखिए काफ़ी पॉइंट वाइज आपको दिखा दिया, आप इसको देख लीजिए तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी भी थोड़ा निष्कर्ष देखिए, कई लोगों का आंसर निष्कर्ष कैसे लिखिए, निष्कर्ष तो लिखना ही है। क्या देखिए क्या लिखना है, इस प्रकार उस तरह के चक्रवात बड़े विनाशकारी होते हैं, भारत के तटीय भागों में हानि पहुंचाते हैं, समुद्री मछुआरों को जलमार्ग की हानि होती है, परंतु अब रडार तथा मानवीय उपकरणों की सहायता से इनका अनुमान लगाना और इनके प्रकोप को कम करना संभव हो पाया। बस खत्म बात। देखिए भूमिका और निष्कर्ष तो आपको लिखना ही पड़ेगा हर एक आंसर में। अगला है देखिए आपका शीतोष्ण चक्रवात। देखिए वही भी सबसे पहले हम क्या कर दिए, चक्रवात क्या होता है इसको हमने कर दिया परिभाषित। वही बात है कि चक्रवात क्या निम्न दाब वाला केंद्र है, बाहर उच्च वायु दाब है, तो फिर इतना लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जो है वही गति दिखा दिया आपको पहले बोला, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 2 तरह होता है, ये भी दिखाई दिया। अब मेनली आपको शीतोष्ण चक्रवात का लिखना है। आपको पता है कि इसकी उत्पत्ति ना 30 से लेकर 60 अक्षांशों के मध्य होती है, ठीक है। और यहाँ जब भी शीतोष्ण चक्रवात बनेगा, 2 जो है ना विपरीत, 2 एक गर्म एक ठंडी जो है ना वायु राशि जब मिलेगी, जब दोनों मिलेगा तभी यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, बंद से मान लेते हैं कि ऐसा करके इधर से ठंडी आ रहा है, इधर से गर्म जा रहा है। अब दोनों में जब आपस में ही मिलने से ही जो है ना एक साइक्लिक का फॉर्म होगा, तब आपका क्या बनेगा, शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होगा। बाकी यहाँ देखिए इनका वही कहाँ होता है लिखना है। बाकी विशेषता क्या होता है, आकृति दिखाना है, उल्टे आकार की होती है। फिर गति, विशेषता मतलब क्या, उसका क्या आकृति है, क्या उसकी गति है, क्या उसकी दिशा होती है। इसका निर्माण आपको पता है वातावरण बनेगा तभी होता है। उत्पत्ति का कोई निश्चित समय नहीं है, समुद्र स्थल दोनों में हो सकता है, ये अधिक विनाशकारी नहीं होते हैं, इसमें समदाब रेखाएं दूर दूर होती, ये इसका विशेषता लिख सकते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि विशेषता कैसे लिखा, मैं बता दिया। अब ऐसा डायग्राम देखिए बना दिया, भी आकार का डायग्राम देखिए बना दिया। यहाँ पे ये आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ दिखा दिया, ये गर्म उष्ण बताग्र है, ये शीत बताग्र है, दोनों मिल रहा है और यहाँ पे चक्रीय फॉर्म क्रिएट हो रहा है। आगे से देखिए क्या करना आपको, प्रभाव क्षेत्र जहाँ जहाँ होता है आपको दिखा देना। जैसे कि देखिए मैं दिखा दिया हूँ, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के एरिया में होता है, भूमध्य सागर में आपको प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जिस अक्षांश है वहीं होगा। अपने एरिया दिखा दें और यहाँ देखिए मैं लोकेट कर दिया मैप से कहाँ कहाँ। यहाँ पे देखिए पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये इलाका दिख रहा है आपको, ये शीतोष्ण चक्रवात के इलाके हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इनका वही दफाएं दिखना है कि पहले क्या होता है। वही चक्रवात आने से पहले पूर्वी पवनें चलती है, आकाश में पच्छाप मेघ हो जाता है, सफ़ेद पतली परतें फैल जाती है, सूर्य अधिक पीला दिखाई देता है, चंद्रमा के ज्योतिमंडल बन जाता है, चक्रवात आते ही तापमान बढ़ जाता है, तापमान वायुदाब घट जाता है। इस सब ने इसका जो है मौसमी प्रभाव है, आप इसको बाद देख लीजिए, बहुत आसान, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अंतिम में देखिए निष्कर्ष वही लिखना है कि ये जो है उतना बताग्र पर निर्भर करता है, ये उतना
बेनिफाई नहीं होता है, रबी फसल भारत में रबी फसल को ये फायदा पहुंचाता है और भारतीय मानसून को भी ये प्रभावित करता है। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आंसर चलते हैं हम लोग। हाँ, लवणता हो जाता है। लवणता के जो नियामक परिबल कौन, मतलब कि लवणता के कौन कौन से फैक्टर होते हैं महासागर में, इसके समांतर और इसके वर्टिकल की व्याख्या करें। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना, लवणता का एक परिभाषा लिखना है, सिंपल सा, कि समुद्री लवणता एक विशिष्ट भौतिक गुण है जो 1 किलोग्राम सागर जल में घुले हुए पदार्थ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब की मात्रा को प्रभावित करता है। विभिन्न सागरों का तापमान 33 से लेकर 37 तक होता है। इसकी मात्रा को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक बाष्पीकरण, वर्षा आदि होते हैं। अब सबसे यहाँ पर हम दिखा दिए कि जो लवणता के स्रोत क्या, अब ऑब्वियस सी बात है, लवणता का सबसे बड़ा स्रोत तो पृथ्वी के जो भूपटपट्टी के वर्षा द्वारा निक्षेप से समुद्र लवणता प्राप्त होती है। मतलब कि शुरुआती दौर में जो पृथ्वी पर जो नमक था, जो वर्षा पड़ा, वही समुद्र चला गया, ये जिम्मेदार है। अब यहाँ देखिए आपको मेनली कहना है लवणता के कौन से नियामक बल परिबंधक कि उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। अब देखिए ये फैक्टर को आप ऐसे करके इजीली दिखा सकते हैं, डायग्राम डेटा फ्लो देखिए ऐसा बनाए, नियामक बल बाष्पीकरण पर, वर्षा के जल पर, वायुदाब वायु राशि पर, सागर जलधारा पर, तटीय आकृति पर, और यहाँ कौन कौन से किसकी मात्रा है, हम इसको भी यहाँ बनाने का कोशिश किए। अगला यहाँ है अब बाष्पीकरण। अब देखिए बाष्पीकरण क्या है कि लवणता, बाष्पीकरण लवणता में बिल्कुल ही सीधा संबंध होता है। जितनी ही बाष्पीकरण तीव्र और अधिक होगा लवणता उतनी, मतलब सिंपल सी बात है, अगर ये समुद्र का पानी है, जितनी ज़्यादा इसमें बाष्पीकरण होगा उतना ही नमक बनेगा, लवणता उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है। अगला देखिए बर्फा जल, ज़्यादा वर्षा पड़ेगा तो लवणता कम होगा। एग्जाम्पल में दे दिया हूँ, नदी का पानी आएगा तो लवणता कम हो जाएगा। वायुदाब और अगर वायुदाब अधिक होने से समुद्र जल के कणों में क्या हो जाता है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः लवणता ज़्यादा हो जाती है। वायु खारे पानी के एक जगह से दूसरे जगह लेकर ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ पर होता है वहाँ लवणता अधिक हो जाती है। ये सब फिर महासागर जलधारा, अगर गर्म जलधारा है तो क्या बाष्पीकरण ज़्यादा होगा, लवणता ज़्यादा होगा। ठीक, बस यही है। अब यहाँ पे हमको दिखाना है सागरीय लवणता का कैसे कैसे होता है वितरण। अब देखिए मैं दो रूप में दिखाने का कोशिश किया। देखिए क्षैतिज वितरण का मतलब क्या हुआ कि पूरे जो समुद्र का जो तल है, चाहे हर एक जितना भी महासागर है, उस पर क्या क्या है, मतलब कि अक्षांशीय विस्तार से, मतलब कि 0 से लेके 30 तक क्या है, 30 से लेके 60 तक क्या, यहाँ मैं दिखा दिया हूँ क्षैतिज वितरण। इसका तात्पर्य अक्षांशीय वितरण से होता है। इस दृष्टि से महासागरीय क्षेत्र में लवणता वितरण 4 भाग में। अत्यधिक लवणता देखिए 37 लेकर 41, ये कहाँ है, बंद सागर में होता है, लाल सागर में है, फारस की खाड़ी में। अधिक लवणता देखिए इस क्षेत्रों में है। आप इसको खाली एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं। निम्न लवणता कहाँ है, अगला है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऊर्ध्वाधर। देखिए ऊर्ध्वाधर मतलब जब हम नीचे को जाते हैं, कहाँ, समुद्र के नीचे गए, तो शीत कटिबंध महासागर में 300 से लेके 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में वृद्धि होती है, लेकिन 1000 मीटर के बाद ये देखिए स्थिर हो गया, यहाँ स्थिर हो गया है। निम्न अक्षांशों में लवणता 300 से लेकर 1000 मीटर गहराई तक पहले कम होगी, देखिए पहले यहाँ कम होती है, ठीक ना, और फिर जो है ना उसके बाद जो है ना 100 मीटर के बाद स्थिर रहता है। और मध्य में जो है लगभग जो है ना मध्य अक्षांश लगभग देखिए ये मध्य का है, लगभग स्थिर है, कहाँ है, कोई चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो। बीच में देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से आपको ये क्षैतिज दिखा सकते हैं डायग्राम में, और ये आपको हॉरिजॉन्टल भी ऐसा दिखा सकते हैं। देखिए निम्न अक्षांश है, उच्च अक्षांश है, और ये मध्य अक्षांश है। ऐसा अगर डायग्राम बनाएंगे तो आपको बेहतर नंबर, और अंतिम निष्कर्ष वही लिख देंगे कि समुद्री लवणता से को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जिस वजह से लवणता में भिन्नता आती है, और लवणता समुद्री जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे देखिए निष्कर्ष हमेशा 2 या 3 लाइन का जरूर लिखें, बिना निष्कर्ष का नंबर नहीं मिलता है। अगला आपका था प्रवाल भित्ति दिए थे। प्रवाल भित्ति क्या है, इसके प्रकारों और इसके उपस्थितियों के लिए आदर्श स्थितियों का चर्चा करते हुए इसके उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों की आलोचना कर, मतलब यहाँ पे प्रवाल भित्ति क्या ही दिखाना है। फिर जो है इसमें आपको इसका प्रकार, इसका कहाँ कैसे बनता है, और जो इम्पोर्टेंट इसका जो है ना संबंधी जो सिद्धांत, वो भी ये 25 मार्क्स का प्रश्न था। अब इसमें कैसे लिखना है 25 में, पहले दिखाना प्रवाल भित्ति होता क्या। यहाँ लिखना है कि प्रवाल भित्ति उष्ण कटिबंधीय समुद्री महाद्वीपीय मंगतर पर निर्मित एक अद्भुत पारितंत्र है, जिसका निर्माण कोरल पॉलिप के अस्थि पंजर के इकट्ठा होने तथा ढेर होने से होता है। मतलब चूना पत्थर यहाँ पे है, ठीक है। प्रवाल जंतु कोरल पॉलिप चूने पत्थर के खोल पे बनते हैं तथा इसके बाहरी त्वचा पर जुक्सान थलाई नामक शैवाल विद्वान होता है, जो यही करता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ताकि ये जीव वहाँ पे रह पाए। ये हो गया आपका कोरल लीफ।
अगला यहाँ पे कितने प्रकार, देखिए एक होता है तटीय प्रकार। तटीय मतलब कि यह तट के किनारे विकसित होता है और जैसे कि हमारे तट है, तट के पैरेलल ही चलेगा, ठीक ना। हमारे देश में जैसे कि रामेश्वर तट पर है प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये देखिए तट के समांतर है। अवरोध है, देखिए यह विशालतम प्रवाल भित्ति है, समुद्र तट से दूर, देखिए मतलब ये समुद्र का तट है तो दूर बनाए इसे करके, ठीक है ना। ये हो गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगला यहाँ पे है कि वलयकार। वलयकार मतलब कि यह जो है यह प्रवाल लैगून के चारों, मतलब एक कोई लैगून है, ठीक ना, इसके चारों ओर बन गया ऐसे करके। आप यहाँ देखिए दिखा दिया, ये बीच में पानी है, ठीक ना। इसका लक्षद्वीप में ऐसा बना है, ठीक ना। ये नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब प्रवाल की उपस्थिति के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, देखिए आवश्यक तत्व, देखिए इसके प्रवाल तभी विकसित होगा जब आपके पास मग्न तट की चौड़ाई, मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे ज़मीन है, ठीक है, यहाँ ज़मीन खत्म हुआ, यहाँ समुद्र है, यहाँ पे ये चौड़ाई होना चाहिए लगभग 75 से लेकर 100 मीटर तक। समुद्र जल की गहराई 65 से लेकर 100 मीटर होनी चाहिए। समुद्री जल का लवणता 20 से 25 तथा तापमान 21 से 27 होना चाहिए। उस क्षेत्र में नदी का अगर वहाँ पानी गिराएगी तो सारे प्रवाल मर जाएंगे। तट पर ज्वार भाटा या समुद्र तरंगा नहीं आना चाहिए, तभी प्रवाल उत्पन्न हो सकता है। बाकी देखिए कहाँ कहाँ प्रवाल पूरे दुनिया में पाए जाते हैं, देखिए कितना बेहतर आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, दिया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका कुछ सिद्धांत देखिए। पहला सिद्धांत है डार्विन का अपतरण का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था कि यह जो जितने भी प्रवाल बने हैं यह भूगर्भीय क्रियाओं पर आधारित है, ठीक ना। पहले क्या होता है कि अनुकूल भौतिक दशाओं में प्रवाल भित्ति का मान निर्माण हो गया, ठीक ना। फिर द्वितीय अवस्था में द्वीप का अपतरण होने से अवरोध प्रवाल बन जाते, मतलब कि ये अभी द्वीप है और यहाँ प्रवाल जन्म हो गया, ठीक ना। आगे क्या होगा, अब इसका होगा अपतरण, क्या होगा अपतरण। अब यहाँ देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। और देखिए फिर होगा अपतरण तो पूरे पर क्या बन जाएगा, इसे करके आपका ये प्रवाल द्वीप बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ये 3 अवस्था में देखा था, आप ऐसे करके इसको एग्जाम में दिखा सकते हैं। तृतीय में द्वीप का अपतरण होता है और पूर्णतः समुद्र में और एटॉल का हो निर्माण। मतलब इन्होंने कहा कि कर्मिक अवस्था से ही पहले आपका तटीय बनता है, फिर आपका जो है ना अवरोधक बनता है और आपका एटॉल बनता है। आलोचना इनका ये कह सकते हैं कि कुछ जगह पर तटीय और अवरोधक प्रवाल भित्ति एक ही साथ मिलता है। जब एक ही साथ मिल रहा है तो ये इनका बात कैसे सही हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी डेली का हिमानी जो नियंत्रण तो इनका था, इसमें उन्होंने क्या कहा था, इसके अनुसार हिमयुग में समुद्र का जल स्तर नीचे जाने से तटीय प्रवाल का निर्माण तथा बाद में अंतर हिमयुग में समुद्र जल में वृद्धि से अवरोध और एटॉल का। देखिए सिंपल ये कहा था इन्होंने कि कई युग आया, ठीक ना। हिमयुग में समुद्र का जलस्तर नीचे चला गया, समुद्र का जब जलस्तर नीचे चला गया तो प्रवाल निकल गया। जब अंतर हिमयुग आ गया तो समुद्र की जब वृद्धि हुआ तो उसे अवरोधक बन गया। इनका ये मेनली आपका कॉन्सेप्ट है। आलोचना ये करना है कि नहीं सिर्फ जलवायु पर ही इतना हो सकता है, ऐसा कोई संभव नहीं है, ठीक ना। बाकी इनका देखिए डेविस का है, 1920 में दिया था। यह सिद्धांत कोई स्वतंत्र बल्कि उन्होंने डार्विन और हेली के ही मिलाकर उन्होंने बनाया था। अब अंतिम वही कह सकते हैं कि भाई प्रवाल भित्तिक संरचना प्रकार उत्पत्ति में विविधता है, लेकिन यह समुद्री संरचना जैव विविधता समुद्री संसाधन प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और अन्य मानवीय गतिविधियां कारण इनका प्रवाल व्यंजक घटनाएं हो रही है, अतः पूरी मानव समुदाय को इस पर सोचना चाहिए, ऐसा करके लिख सकते हैं। आगे देखिए इसमें वही प्रवाल भित्ति कैसे बनता है मैं यहाँ दिखा दिया हूँ। देखिए वही परिभाषा देख लीजिए, इसको कैसे कैसे बनाया हूँ। फिर देखिए कितना प्रकार होता है और कौन कौन से सिद्धांत है, अवतरण का है, स्थिर का है, डार्विन का है। देखिए इसको भी शॉर्ट में अगर इतना भी लिखेंगे तो आपका आराम से, लेकिन हाँ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब अगला आपको फन था सवाना जो वायोम की क्या उसकी पारिस्थितिकीय पहलू है उसकी टिप्पणी करना था। ये 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब देखिए सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वायोम का एक छोटा सा परिभाषा लिखना पड़ेगा कि हाँ समान रूप से एक वायोम के अंतर्गत महाद्वीप के उन सभी भागों में समस्त पादप और प्राणियों को शामिल करते हैं जिनकी समान विशेषता उस समस्त भूभाग में प्राय समान होती है। इसको हम वायोम बोलते हैं। मान लीजिए कोई अगर उष्णकटिबंधीय वायोम है, वहाँ पे सारे वन पौधे लगभग एक ही जगह पाए जाते हैं, ऐसे होता है ये। अगला है वनस्पति और पर्यावरण के वितरण प्रतिपाओं जलवायु में गहरा संबंध होता है, अतः जलवायु के आधार पर जो है ना विश्व को निम्न वायोम में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वायोम बोलते हैं, इसमें वन वायोम होता है, सवाना होता है और मौसरी वायोम होता है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण को में
बांट सकते हैं। अगला है टुंड्रा, ये आप 3 मेनली और भी है लेकिन इतना आप बांट सकते हैं। यहाँ पे अधिक नहीं पूछा है, सिंपल इतना लिख के छोड़ देंगे। मेरी बात यहाँ हो रहा है मेनली सवाना का, हम लिख देंगे कि यह वायुओं का अर्थ उस वनस्पति समुदाय से है जिसमें धरातल पर आंशिक रूप से शुष्कानुकूलित शाकीय पौधे, मतलब घास होता है मेनली, क्या होता है यहाँ पे घास होता है, तथा बिखरे हुए सघन वृक्षों का ऊपरी आवरण होता है, तो मध्य अस्त में झाड़ी, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा सूखे की बात ये करता है, ये जब ज़्यादा डेंस नहीं होता है, ज़्यादा घना नहीं होता है। अब इनका मेनली चूँकि इसका हमको स्थिति दिखाना, देखिए पहले दिखा देंगे किस किस स्थिति में है, अक्षांश दिखा देंगे 10 से लेकर 25 तक में दिखा देंगे, ठीक ना। फिर इसके अंतर्गत क्या क्या जगह दिखा देंगे, कोलंबिया, वेनेजुएला, लानोज, मध्य ब्राज़ील, गुआना, एरिया दिखा देंगे। यहाँ की लिख देंगे जलवायु दशा, तापमान कितना इतना कितना होता है। फिर ना उसके बाद इसमें कुछ वृद्धि भी होती है, आगे यहाँ लिख देंगे कि ऋतु में 3 ऋतुएँ यहाँ होती है मेनली। यहाँ होता है क्या, शीत शुष्क ऋतु होता है, उष्ण शुष्क ऋतु होता है, और यहाँ उष्ण ऋतु होता है। ये आपने यहाँ पे ऋतुएँ इतना दिखा सकते हैं। तो आप इसको जो है ना ऐसे करके 3 भाग में कि इसको, ये तो शीत शुष्क ऋतु है जिसमें कि आपका दैनिक तापमान 26 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस होता है, रात्रि में 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ये दिखा सकते हैं। फिर उष्ण शुष्क ऋतु में देखिए ये सब दिखा हुआ है, आपको इसको डेटा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। बर्फा देखिए इतना सेंटीमीटर होता है, हालांकि इसकी मात्रा भिन्न भिन्न भी हो सकती है। अब यहाँ देखिए इसका डायग्राम दिखा दें कहाँ कहाँ है, ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कर डायग्राम दिखा सकते हैं। अच्छा बिना डायग्राम का नंबर नहीं मिलेगा इसमें, ठीक ना। बाकी यहाँ वनस्पति का अगर हम बात करें इस एरिया में, तो घास के अलावा और भी कई पौधे होते हैं, जैसे लिख दिया यहाँ पे, वन भी होते हैं, कुछ वृक्ष भी होते हैं, झाड़ी भी होता है, कुछ घास भी, इसको देख सकते हैं ऐसा क्या क्या यहाँ होता है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आपका है यहाँ क्या क्या जानवर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी, जिराफ, चिंकारा, हिरन सब पाया जाता है। यहाँ पे जिराफ, जबड़ा भी मिलता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पर्यावरण समस्या हो गई है, जैसे सवाना प्रदेश में आए दिन वनस्पतियों के जलाने, आग लगने से यहाँ प्राणियों पर दुष्प्रभाव पड़ा है। हाल के दिनों ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के दिनों आग लग गया था, दिखा सकते हैं। इस प्रकार सवाना बायोम पृथ्वी पर एक जैव विविधता क्षेत्र है, इसके संरक्षण के हेतु अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यूनेप, IPCC, UNFCCC, बिल मालिंडा गेट फाउंडेशन, सामाजिक वानिकी आदि ने हालांकि पॉजिटिव भूमिका निभाई, अतः इसका दायरा और व्यापक किए जाने की आवश्यकता है ताकि पृथ्वी पर सतत विकास प्रक्रिया चलता रहे। मतलब ऐसा करके आप जो पॉजिटिव व्यू देके इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछे थे हम क्या कि पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो सिंपल ये क्वेश्चन था, ये नहीं था ये वाला पार्ट, ठीक है। तो मैं वही जहाँ जिक्र किया हूँ कि पारिस्थितिकीय तंत्र का अब मैं बता दिया अर्थ क्या है, प्रयोग क्या था, एजली ट्रांसलेट ने किया था 1935 में किया था। तो आप सिंपल यहाँ पे वही कि ये शब्द किसने दिया था ये लिख सकते हैं। इनके अनुसार जो है ना पारिस्थितिकीय तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसमें इसकी रचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। यह खुला तंत्र होता है, यह विभिन्न प्रकार का हो सकता है। आगे लिखते हैं यह एक ऐसी इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाले जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती है तथा पृथ्वी पर सबसे बड़ा यही तंत्र है। स्थल मंडल, जलमंडल ये मिलता है वायुमंडल से मिलके बनता है। मतलब यही विशेषता इसका क्या, ये गत्यात्मक है, मतलब ये डायनेमिक है, ये स्थिर नहीं है। इसमें जो है ना पदार्थों उष्माओं का लगातार ट्रांसफ़र एक से दूसरे में चलता रहता है। यहाँ देखिए डायग्राम बना सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये सन है, उत्पादक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक है, तृतीयक है, सबका अपघटन हो जाएगा, मृदा मिल जाएगा। ये मतलब प्रक्रिया चलते रहता है, ये क्या आपका पारिस्थितिकीय तंत्र होता है। यहाँ पे कोई उत्पादक वर्ग है, कोई खाने वाला वर्ग है, कोई जैविक, देखिए सूर्य हो गया, मिट्टी हो गया, सब जैविक अजैविक क्रिया है, और ये प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक सब क्या हो गया, जैविक घटक हो गए। अब इसके अगर घटकों को अगर दिखाना, ऐसे आप जैविक घटक दिखा सकते हैं, अजैविक में दिखा सकते हैं, उत्पादक में कौन है, उपभोक्ता में कौन है, घटक में कौन है, अजैविक में कौन है, सब दिखा सकते हैं। इसको फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, इस एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा ऐसे फ्लो चार्ट, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक ना। बाकी कैसे कैसे देखिए ऊर्जा का प्रभाव भी दिखा सकते हैं इसमें कि प्राथमिक अगर जहाँ 10,000 जूल है, इसका 10% आगे जाता है, यहाँ 10% गया, फिर इसका 10%, फिर इसका 10% गया, ऐसे दिखा सकते हैं। फिर देखिए पारिस्थितिक तंत्र के कुछ प्रकार होते हैं, स्थलीय होगा, जलीय होगा। स्थल में वन होगा, घास होगा, मरुस्थल होगा, टुंड्रा होगा, जलीय में मीठा जल वाला होगा या खारे जल वाला होगा, ऐसे करके दिखा सकते हैं। और इसमें सबसे अधिक जो है विविधता उष्णकटिबंधीय वन का होता है, यहाँ पे तापमान आर्द्रता काफ़ी अलग अलग पाया जाता है, ऐसे करके आप इसको दिखा सकते हैं। बाकी ये तो खैर टॉपिक, हाँ अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि
इकोसिस्टम पर जो मानव का क्या प्रभाव पड़ा, वही चूँकि प्रदूषण बढ़ रहा है, नुकसान पहुँचा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन का डिमांड ये नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम दिए थे कि विश्व की मिट्टी का वर्गीकरण, तर्कसंगत वर्गीकरण कीजिए, इनमें से किसी एक के वितरण और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मिट्टी जो सॉइल है उसमें, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मिट्टी का एक थोड़ा सा हम लोग लिख देंगे क्या मिट्टी होता है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के अपक्षयन और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से होता है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है, अतः भिन्नता को ध्यान रखते हुए विभिन्न आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए प्रमुख जलवायु मृदा के वर्गीकरण क्या, देखिए वर्गीकरण क्या किया गया। एक किया गया था मारभूत मृदा वर्गीकरण 1938 में। इन्होंने सॉइल प्रोफाइल या परिच्छेदिका के आधार पर किया था। क्षेत्रीय मृदा बोला था, अंतर क्षेत्रीय मृदाएँ बोला था और प्रादेशिक मृदाएँ बोला था। फिर जो एक बृहत मृदा वर्गीकरण 1975 में आया था, इसमें इन्होंने आधार बनाया था मृदा संगठन को, लक्षण को, प्रोफाइल को, अपक्षयन को, कई आधार पर 11 पार्ट में मृदा को, पूरे दुनिया के मृदा को बांटा था। लेकिन मेनली हमको यहाँ ये दिखा देते हैं कि जो क्षेत्रीय मृदा है, इसमें देखिए ये मृदाएं वनस्पति जलवायु के दीर्घकालिक प्रभाव से विकसित होता है। इन मिट्टियों में मृदा में कई लेयर होता है। इन मृदा को 6 भाग में बांटा गया। फिर इसमें पोडजोलिक, टुंडा मृदा, चेरजोनम, लेटाइट मृदा और शुष्क होता है। फिर अंतः क्षेत्रीय मृदा यह स्थानीय रूप से उत्पन्न होती है। क्या होती है? स्थानीय रूप से उत्पन्न होती है। इनमें अलग अलग रासायनिक गुण पाया जाता है। फिर इन मिट्टियों को 3 भाग में बांटा गया, दलदली में बांटा गया, लवणता में बांटा गया, कैल्शियम बांटा गया। फिर एक होता है अप्रादेशिक, यह मिट्टी स्थानीय उत्पत्ति नहीं रखती है तथा अपर्दन के कारकों द्वारा परिवहित कर लाई जाती है, तो कहीं और फैलाई। इसमें जलोढ़ मृदा आती है और कौन सा पर्वतीय मृदा। आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो बृहद मृदा वर्गीकरण जो आया था 1975 में, इसमें जो है ना पूरी दुनिया को मृदा को 11 भाग में बांटा गया था। और देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1938 में क्या हुआ था, 1975 ये सब, ठीक है। पोर्टजेल ये सब 1938 का था। और 1975 में जो आया, इसमें ये मतलब कि मैं सब नहीं लिखा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ। अब इसमें किसी एक का जो हम आपका वर्णन करने जा रहे हैं उसका नाम है चेरनोजम। अब इसका देखिए वितरण कहाँ होता है, इसका वितरण सभी उपमहाद्वीप में है तथा यह अर्ध शुष्कीय जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, जैसे यूक्रेन में, अमेरिका में, मध्य अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ कहाँ पाया तो मैं इसको दिखा दिया हूँ, ठीक है। इसको देख सकते हैं, ये चेरनोजम मृदा है, ठीक है ना। आगे इसके देखिए विशेषता क्या है, यह जो है ना, यह पेडोकल अर्थात कोशिका क्रियाएं आधारित महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसका दूसरा नाम काली मिट्टी, मतलब काली मिट्टी जो है ना, ये दूसरा नाम इसका। इस मिट्टी में ह्यूमस और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। वर्षा कम होने का इसका ऑप्शन नहीं हो पाता है। इस मिट्टी में बाष्पीकरण अधिक होता है, अतः वृक्षों की इसमें कमी पाई जाती है। अगला को लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगला हम पूछे थे नदी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। 4 अपर्दन क्रम बताना था, 4 अपर्दन स्थलाकृति बनाना था और 4 आपको निक्षेपित स्थलाकृति बनाना था। अब इसमें क्या करना था, पहले तो हमको दिखाते कि नदी प्रक्रम क्या होता है। तो डेविस महोदय ने नदी को ही सार्वभौमिक अपर्दन का दूत कहा है, क्योंकि बहते जल का कार्य अन्य अपर्दन के कारकों से कहीं अधिक व्यापक होता है। अब यहाँ नदी प्रक्रम क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, देखिए डेविस के त्रिकुट संरचना प्रक्रम और समय ही स्थलाकृति स्वरूप के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ प्रक्रम का मतलब क्या है, अपर्दन के दूत से है, और अपर्दन के दूत का मतलब नदी के प्रक्रम से। यहाँ पे लिख दिया हूँ, नदी प्रक्रम से तात्पर्य नदी की क्रिया से है। नदी के द्वारा कितना अपर्दन कार्य होगा, यह जल की मात्रा, बहाव की गति पर डिपेंड करता है। यदि बहाव की गति 2 गुनी है तो अपर्दन की क्षमता 4 गुनी हो जाएगी। अपर्दन की दर ढाल के द्वारा भी फिक्स होती है। अगर ढाल में बहुत तीव्र है ऐसे करके तो अपर्दन ज़्यादा करेगा, ये फिर लिखा हुआ है। बाकी यहाँ लिखा है कि जहाँ ढाल तीव्र होता है बहाव की गति भी बढ़ जाएगी तथा अपर्दन का निम्न कटाव होगा। ये तो पर्वतीय भाग जो तीव्र ढाल वाले होते हैं वहाँ तलीय कटाव ज़्यादा होगा। वही मैदानी भाग में ढाल मंद होता है तो वहाँ पे आपका ना अपर्दन क्षैतिज होगा, कम होगा। इसके अतिरिक्त भी नदी में अगर अवसाद ज़्यादा है तो अपर्दन को प्रभावित करेगा। अगर कम अवसाद है तो गति ज़्यादा होगा, अपर्दन ज़्यादा होगा। अगर अवसाद ज़्यादा है, मिट्टी उसमें ज़्यादा है तो गति कम तो अपर्दन कम, ये नॉर्मल सी बात है। आगे यहाँ पे देखिए, जबकि कभी नदी अपना कई स्थलाकृति बनाती है, कई तरह के प्रोसेस होता है। इसमें एक है घोलीकरण, अपघर्षण, अपकर्षण, सन्निघर्षण, जल गति क्रिया। अब यहाँ घोलीकरण क्या होता है, नदी के बहते जल के संपर्क में आने वाली चट्टान का घुलना। अपकर्षण क्या होगा, कंकर पत्थर का आदि का टूटना। सन्निघर्षण क्या है, आपस में पदार्थों का टूटना। और जलगति का अपर्दन
सिर्फ जल से ही होता है। तो ये कुछ कुछ प्रक्रिया होता है। अब यहाँ आपको देखिए जो भी स्थलाकृति बनता है उसको इसे बॉक्स में दिखा दें, अगर संभव है तो देखिए मैं बॉक्स में दिखा दिया हूँ। देखिए अपर्दन से क्या बनता है, निक्षेप से क्या बनता है, जल प्रताप, छिपकार, नदी वेदिकाएं, आकार घाटी, गौज, कैनियन, जलगर्तका, ये दिखा दिया, जरूर पंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, कुखुर और डेल्टा, ये निक्षेप से बनता है। अब यहाँ सबको आप बारी बारी से क्या करेंगे, जैसे भीकर घाटी कैसे बनता है, यहाँ को पता है कि पहले नदी अपने तली को काटता है, गाढ़ा करती है, भीकर घाटी इसे बनाती है। आपको डायग्राम एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। आगे देखिए फिर यहाँ पे गौज देखिए केन का डायग्राम आपको देना है। फिर देखिए जल प्रताप आपको बना, देखिए कैसा, ये डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए नदी विसर्ग कैसे करती है वो बताना है, यहाँ देखिए विसर्ग हो रहा है। फिर आपको निक्षेपित लिखना है, जोड़ शंकु देखिए कैसे बनता है। फिर आपको प्राकृतिक तटबंध कैसे बनता है। फिर आपको डेल्टा देखिए निर्माण होता है। फिर आपकी जरूरत बदल मतलब ये आपको ना 4 निक्षेप का लिखना। अंतिम में यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है, क्या निष्कर्ष लिख के इसको छोड़ देना है। क्या लिखना है कि उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि नदी युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में अनेक प्रकार के स्थलाकृति निर्माण करती है। स्थलाकृति पृथ्वी की सुंदरता और विविधता बढ़ाने का कार्य करती है, साथ ही मानव जाति को जल उपलब्ध कराती है। अतः भारत सरकार, राज्य सरकार के नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान देकर प्राकृतिक संसाधनों पर रक्षा करनी चाहिए, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कि अगर जो इसको थोड़ा सा देखिए डिटेल में क्या कुछ नहीं देखिए, इसमें आपको फिर स्थलाकृति ही पढ़ना है। अगर आप पहले पढ़े होंगे तो आप इसका इजी जवाब पीटी में पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो वही है, पहले भीकर की घाटी है बन गया, ऐसे गौज बना, ठीक ना। फिर आगे क्या बनता है इसका, इसके अगले रूप को बोलते हैं कि हम लोग कैनियन बोलते हैं। फिर जल प्रताप देखिए जब ऊपर कहीं ऊंचाई से पानी गिरता है तो ऐसे करके बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल प्रताप या वाटरफॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल जोड़ देना है कहाँ कहाँ कौन सा वाटरफॉल मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे नदी विसर्ग, जब नदी जब ऐसे जब करती है सांप की जब चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी, इसको नदी विसर्ग बोलते हैं। सिंपल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायग्राम बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 में वही जल शंकु से जब नदी पर्वत से निकलती है तो यहाँ पे इस तरह पत्थर जमा होता है, इसको क्या जल शंकु बोलते हैं। फिर प्राकृतिक तटबंध, जब मैदानी भाग में क्या होता है, जब बाढ़ जहाँ होता है तो वहाँ पे इस तरह का जो आप देखिएगा तटबंध बना हुआ है, इसे ये है आपका निक्षेप का स्थलाकृति है। फिर ऐसे आप दिखा सकते हैं सब, ठीक है। चलिए डेल्टा तो अंतिम बनता है, ये तो आसान ही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगला। हाँ, अगला क्वेश्चन ये था कि वायुमंडल की संरचना पूछे थे। देखिए वायुमंडल की संरचना क्या उसका विशेषता था पूछे थे। सिंपल है, देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की रचना कई परतों में होती है, ठीक ना, 1 परत 2 परत। अब इन परतों को हम 2 भाग में बांट सकते, एक तो तापीय विशेषता के आधार पर, एक रासायनिक विशेषता के आधार पर। ताप में क्षोभ मंडल, सप्ताप, मध्य मंडल, आयन मंडल, बद्ध मंडल होता है आराम से, टॉप में, नीचे क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, ऐसे कर बढ़ता है। और एक होता है रासायनिक, मतलब कि एक तो सममंडल होता है और होता है विषम मंडल, ऐसे बांट कर दिखा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आप ऐसा के डायग्राम दिखा सकते हैं कि देखिए ये क्षोभ मंडल कैसे तापमान पहले बढ़ रहा है, फिर समान रह रहा है समताप मंडल में, फिर देखिए घट रहा है, फिर समान, फिर घट रहा है, फिर ऐसे तरीके बढ़ रहा है। ऐसे आप डायग्राम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। फिर देखिए ये समताप मंडल में सम तापमान सम रहता है, यहाँ पे विषम होता है, ऐसे करके आप हाइट करके दिखा सकते हैं। बाकी क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है, आपको पता है कि ध्रुव पर 8 किलोमीटर होता है, भूस्पत पर 18 में होता है, ये सब आसान है, मतलब इसको देख लीजिएगा। उसके समय देखिए शॉर्ट में मैं कैसे लिखा जाए, सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश दिखाई। मैं क्या लिखा हूँ कि ध्रुव पर इतना किलोमीटर होता है, भूस्पत पर इतना होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग परिवर्तन मंडल कहा जाता है, यहीं पे बाष्पीकरण सब कुछ यहीं पे होता है। फिर अगला है आपका ट्रोपोफॉज, क्षोभ सीमा होता है, जहाँ से परिवर्तन नहीं होता है। अगला आपका देखिए यहाँ पे समताप मंडल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर यहाँ पे अगला है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, विशेषता लिखना, ठीक है। फिर इसके आयन मंडल डी लेयर होता है, ई लेयर होता है, एफ लेयर होता है, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की वजह से ऐसा होता है। बाकी अंतिम में बाह्य मंडल, ऐसा करके दिखा देना आपको हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन पूछे थे कि जो महासागरीय जो हिंद महासागर का जो नितल उच्चावच कैसा है। आपको पता है कि जो जिस तरह से पर्वतों पर अलग अलग स्थलाकृति होता है, पृथ्वी पर जो मैदानी महाद्वीप पर अलग अलग स्थलाकृति होता है, कहीं पर्वत कहीं पठार, उसी तरह समुद्र के नीचे भी कहीं कटक कहीं कुछ होता है। तो वही तरह यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं हिंद महासागर का अंदर का उच्चावच क्या, वहाँ रिलीफ क्या क्या है, कहाँ पे है। तो आपको सिंपल यहाँ क्या करना था, पहले यहाँ पे कि हिंद महासागर की अवस्थिति कहाँ है दिखा देना था, उत्तरी गोलार्ध में है, या उत्तर में एशिया, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में, ये सब दिखा देना, भूमिका लेना। फिर यहाँ इसका कितना औसत गहराई ये दिखना था। हिंद महासागर का तट का अधिकांश भाग जो है ना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, यहाँ ब्लॉक पर्वत से निर्मित होने के कारण ये ठोस और सघन हो गया है। यहाँ पे देखिएगा कई सागर, मोजाम्बिक है, अंडमान सागर है, ये सब है। अब देखिए यहाँ उच्चावच मेनली देखिए क्या क्या, एक तो है मंग तट पाया जाएगा, मध्यवर्ती कटक है, और महासागर या क्या है बेसिन है। अगर आप इसको डायग्राम में देखना चाहिएगा, यहाँ देखिए ये देखिए, अगर ये पूरा अगर आप हिंद महासागर देखिएगा, देखिए पूरा ये
ये इंडिया का ऐसे फिगर, ये ऐसे कर, ये पूरा ये लैंड का भाग है। देखिए यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा आपका ये कटक का भाग है। सबसे नॉर्थ वाले कॉर्ड को चोगोस कटक बोलते हैं, बीच में चोगोस सेंट पॉल कटक है, फिर एम्स्टर्डम सेंट कटक है, फिर यहाँ भारत अटलांटिक है, फिर देखिए ये यहाँ मेगाडास्कर है, फिर यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप हैं। तो मतलब ये जो है ना पूरा का पूरा आपका ऐसे करके आपको लोकेशन में पूरे को दिखाना पड़ेगा कहाँ कौन सा। अब देखिए किनारे किनारे क्या होगा, मंगतट होगा, ये सब दिखा सकते हैं। फिर यहाँ कई सारे छोटे छोटे बेसिन हैं यहाँ पे, कहाँ पे, हिंद महासागर में। आप इसको दिखाएंगे तो जो है ना चीज़ें बेहतर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए और कि तो यहाँ पर वही देखिए मैं सबका वर्णन कर दिया अलग अलग कि हाँ यहाँ पे देखिए मंगतट दिखाना क्या, हिंद महासागर के मंगतटम चौड़ाई की दृष्टि से पर्याप्त विविधता मिलती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सारे चौड़े मंगतट पाए जाते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में चौड़े मंगतट, मेगाडास्कर में मंगतट विस्तृत भाग, ये सब दिख सकते हैं। बाकी कहाँ कितना चौड़ाई लंबाई है इतना आपको थोड़ा डिटेल में लिखना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मेनली ये है आपका मध्यवर्ती जो कटक पाया था वो लिखना है कि कटक जो है ना मुख्य कटक, देखिए लगाद्वीप चोगोस का कटक है, कितना इसका चौड़ाई लंबाई वो देखना पड़ेगा। फिर आपका देखिए चोगोस सेंट पॉल का कटक दिखाना पड़ेगा, एम्स्टर्डम का कटक दिखाना पड़ेगा, इसका पूर्वी भाग पश्चिमी भाग दिखाना पड़ेगा, कौन सा पूर्वी भाग, इसको वीडियो पॉज कर देख लीजिए। बाकी मुख्य कटक की शाखाएँ कैसा गया है उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। फिर मेगाडास्कर के पास कौन सा मालागासी कटक है ये सब दिखाना पड़ेगा। यहाँ कुछ ना बेसिन है, जैसे कि ओमान का द्रोणी है, अरबियन द्रोणी है, सोमाली द्रोणी है, अंडमान द्रोणी, ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ कुछ महासागर मैदानी भाग भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एक सुंडा गर्त का जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा करके आप ना डायग्राम बना के इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब अगला आपको कहते हैं लवणता, कि सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये जो है ना आपको मैं बता ही दिया इसके पहले, ठीक है ना। चलिए तो वही चीज़ है, इसको थोड़ा डिटेल में दिया गया है। एक वीडियो पॉज करके देखना देख सकते हैं। बाकी सेम चीज़ सेम है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन था ज्वालामुखी था, इसमें सिंपल क्वेश्चन ये पूछे थे कि प्लेट विवर्तीकरण सिद्धांत के आधार पर ना ज्वालामुखी प्रक्रिया को क्या करना है दिखाना। ऑब्वियस सी बात, देखिए क्या करना है। सबसे ये नोट्स में डिटेल में है। सबसे पहले आपको सिंपल इसमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है कि प्लेट टेक्टोनिक जो है ना सिद्धांत से जो है ना पृथ्वी की अलग अलग स्थान के बारे में पता चलता है। और ज्वालामुखी क्रिया चूँकि एक भूगर्भिक प्रक्रिया है और ये प्लेट टेक्टोनिक से सीधा जुड़ा हुआ है। और प्लेट टेक्टोनिक से ही जो है ना लगभग 90 से लेकर 95% जितना भी सक्रिय ज्वालामुखी है ये प्लेटों के जहाँ आपस में अभिफलन होता है वहीं पे होता है। तो आप ऐसा करके भूमिका लिख सकते हैं कि ज्वालामुखी एक भूगर्भिक और विवर्तिक क्रिया है जिसका संबंध जो प्रत्यक्ष रूप से प्लेट टेक्टोनिक से है। यही कारण है कि लगभग 90 से लेकर 90% सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना प्लेटों के अभिफलन, जहाँ प्लेट आपस में टकराती है वहाँ पाया जाता है। ऐसे बाकी आप कुछ आपको पेटियाँ, जहाँ जहाँ आपको पता है कि जहाँ ये जो पेटियाँ हैं प्रशांत महासागर का, देखिए ये जहाँ पे आके मिलता है तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि प्रशांत पेटी में, मध्य अटलांटिक पेटी में और मध्य में। तो ऑब्वियसली जहाँ दोनों आपस में जहाँ टकराएगी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया सबसे, यहाँ पे देखिए इस जगह जापान से ज़्यादा ज्वालामुखी प्रक्रिया होगा, यहाँ भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। जहाँ पे प्लेटों का होगा एक दूसरे से अभिफलन वहाँ पे ये चीज़ें होगा। बाकी डायग्राम आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं अलग से डिटेल में देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ये जो आपका जो है ना ये पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर देखिए दिखाऊँ कहाँ मतलब प्रशांत महासागर तटवर्ती प्रदेश में जो है ना 2/3 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इसके अग्निवलय भी कहा जाता है। यहाँ लिखा, यहाँ ज्वालामुखी क्रिया के कारण के अधिक घनत्व के प्रशांत महासागरीय प्लेट का कम घनत्व के संलग्न प्लेटों के साथ अभिफलन हो रहा है। तो ये सब दोनों ऑब्वियसली जब अभिफलन होगा तो यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया होता है। इसको शॉर्ट में लिखना, इतना बड़ा नहीं लिखना। बाकी देखिए यहाँ पे मैं मध्य महाद्वीपीय कटक में दिखा दिया कहाँ कहाँ होता है, ठीक ना। बाकी ये देखिए ये डायग्राम जरूर बनाइएगा इसे करके, ये देखिए ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक ना। ये सब डायग्राम बना के आप इस आंसर क्या करते हैं खत्म कर। फिर मध्य अटलांटिक में कहाँ कहाँ होता है दिखा लीजिएगा। ये अटलांटिक में पता है ऐसे जो कटक का जो निर्माण होता है यहाँ पे दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। यहाँ पे कई तरह जो है ना आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया बना है, ये दिखा सकते हैं। बाकी इसको आंसर खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से यहाँ देखिए इसको मैं एक फ्लोचार्ट में बता दिया हूँ कि ज्वालामुखी की संकल्पना, ज्वालामुखी क्या होती है दिखा देना है। फिर ज्वालामुखी से क्या क्या पदार्थ निकल, अगर ये सब लिखना लिख देना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे कौन कौन सा स्थलाकृति, ये स्थलाकृति से अगर पूछेगा तो सील बताना, डाइक, ये सब अंदर का है और यहाँ ये सब बाहर का है, ठीक है। बाकी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कैसे इसकी व्याख्या करता है देखिए ये लिखा यहाँ पे। रचनात्मक जो प्लेट होगा
जो दो प्लेट जब एक दूसरे को दूर जाएगा तो वहाँ कटक के सारे जो अटलांटिक में बना हुआ है, और बिना फिर जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो यहाँ रिंग ऑफ फायर के सारे काफ़ी सारे आपको जो है ये ज्वालामुखी देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जो है ना जितना भी क्वेश्चन था। बाकी ये देखिए, हाँ यहाँ देखिए हिंद महासागर कटक का देख लीजिए, देखिए जो उच्चावच का जो मैं बताया था, पहले परिचय देखिए क्या लिखना है हिंद महासागर। जब हिंद महासागर क्या उच्चावच और पूछेगा आप इसको ऐसे करके सब लिख सकते हैं कहाँ कहाँ घिरा हुआ है। फिर देखिए तलीय उच्चावच, मंगतट है, मध्यवर्ती कटक है, मुख कटक है और द्वीप है। आप इसको ऐसे करके दिखा देंगे तो आपका आंसर जो है ना शॉर्ट में भी लिखेंगे तो आपको 25 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, देखो कहाँ द्रोणी है, कहाँ गर्त है, कहाँ तटवर्ती सागर है, इसको इतना भी लिख के और आपको एक डायग्राम बना देगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरह तैयारी करेंगे तो आराम से जो है ना अच्छे नंबर आएंगे। बाकी यहाँ पे ये कॉपी का छोड़ दीजिए इसको, ठीक ना। तो ये जो ना आपका पूरा का पूरा जो है ना जितना भी मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट जितना भी ज्योग्राफी फिजिकल का क्वेश्चन था वो मैं अभी डिस्कस किया। तो ये मैं आपका पूरा देखिए प्रदन चक्र क्वेश्चन था, कोपेन थॉर्नवेट का बता दिया, जो नदी स्थलाकृति में जो प्रदन और निक्षेप का बता दिया, काश स्थलाकृति का बता दिया, उष्ण शतोष चक्रवात आपको यहाँ डिस्कस में कर दिया। उसके बाद लवणता के क्या बल थे वो बता दिया, पारिस्थितिक तंत्र के संक्रमण खत्म हो गया, वायुमंडल संरचना बता दिया। उसके बाद हिंद महासागर तलीय आपको डिस्कस कर दिया, प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर ज्वालामुखी का जिक्र कर दिया, जीवोम का जिक्र कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद आप प्रारंभिक बता दिया। मतलब जितना भी क्वेश्चन यहाँ पूछा था 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता था 8 क्वेश्चन में 6 का जवाब देना। 8 क्वेश्चन का मैं आराम से आपको अच्छे से मैं एक तो समझ के मॉडल आंसर नहीं बता दिया हूँ। अब आपको इसको क्या करना है, इसको देखिए और इसका जब PDF जिनको चाहिए हमारे टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम नीचे लिंक दिया गया है वहाँ जाके इनको डाउनलोड कर लें। ठीक है ना, और PDF से पढ़ें और ये विश्वास है कि इससे 150 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, नहीं आने कोई सवाल पता नहीं होता है। इसके बाद बिहार इंडियन ज्योग्राफी का एक वीडियो मैं लाऊंगा, फिर बिहार ज्योग्राफी का लाऊंगा, फिर एक थॉट का वीडियो सही आएगा जो ताकि आपको तैयारी में मदद करे। हाँ अगर होगा तो कुछ जैसे बहुत ही जैसे प्लेट टेक्टोनिक है या डेवी छोड़ पैंक महोदय का जो मॉडल है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा पूरा टॉपिक वाइज जो बहुत ही मतलब कि जो कॉन्सेप्ट बेस का है। हालांकि अभी इसमें क्या जल्दी हमको करना था क्योंकि आपको सिर्फ कम टाइम में कैसे दिखा जाए ये सिखा रहा था। ठीक है, बाकी इसको पढ़िए, बाकी जो मेरा जो कॉन्सेप्ट बेस का वीडियो भी आएगा। और बाकी जिनको जुड़ना है टेस्ट सीरीज से डिलीवरी राइटिंग से चल रहा है नीचे दिए नंबर पर कॉल करें और आप ऐसे ही आपको ना सबका मैं मॉडल आंसर दे दूँगा पूरा। लगभग कि मेरा कोशिश है कि 8 मतलब लगभग कि 30 क्वेश्चन दिया जाए आपको गैस पेपर क्वेश्चन, इसी में से 30 में से आपको 6 क्वेश्चन लिख आ जाइए। और 30 क्वेश्चन याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत कुछ तो याद ही है ना, तो बस वही है। तो मेरा ये प्रयास है ज्योग्राफी को लेके और बेहतर करेंगे। ठीक ना, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।